वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि वीडियो आने में थोड़ी देरी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकाल कर रिकॉर्ड करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो प्लीज़ यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और दोस्तों, आज एक बहुत ही बुरी खबर शेयर करनी है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन YouTube को लग रहा है कि मेरा कंटेंट रीयूज्ड है। शायद कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से YouTube के एल्गोरिथम ने चैनल को फ्लैग कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि YouTube ने मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन पूरी तरह बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब से आपको ज्वाइन बटन या सुपर थैंक्स का ऑप्शन नहीं दिखेगा। मुझे अब इस चैनल से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, सच कहूं, मैंने ये चैनल पैसों के लिए शुरू नहीं किया था। मैंने ये शुरू किया था इस कहानी के लिए और आप लोगों के प्यार के लिए। भले ही YouTube ने पैसे बंद कर दिए हों, लेकिन मेरा जुनून बंद नहीं हुआ है। जब तक आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा। मुझे पैसों से बढ़कर आपके साथ की जरूरत है। तो प्लीज नेगेटिविटी को साइड में रखकर अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं एग्जाम्स और इस मुश्किल टाइम में भी मोटिवेटेड रहूं। तो चलिए, उसी जोश और उसी प्यार के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर 291, इंपॉर्टेंट फिगर। लुमियन ने अपना ग्लास नीचे रखा और एक मुस्कान दी। वो इंतीशन भाषा में बोल रहा था, लेकिन उसका लहजा रिस्टन प्रोविंस जैसा था। मैं सिर्फ 2 दिन पहले ट्रियर आया हूँ। काम की तलाश में लाविग्नी आया हूँ। औरोर की मदद की वजह से वो ट्रियर के लोकल लोगों की तरह बात कर पा रहा था और अपना रिस्टन प्रोविंस का डारियज लहजा छोड़ चुका था। कोडू में 6 साल बिताने के बाद उसके पास नई बोलियों को सीखने, उनकी नकल करने और ढलने का एक हुनर आ गया था। थके हुए बारटेंडर ने चारों ओर देखा, जैसे कि वो ठीक से सोया न हो, और सावधानी से बोला, वो मशहूर ब्लेजिंग डेनिड्स है, समुद्र का एक बड़ा फिगर। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, लुमियन ने 2 टूक जवाब दिया। बारटेंडर ने अपना गला साफ किया, लुमियन को अपनी टोन और बर्ताव पर ध्यान देने की याद दिलाते हुए। क्या तुमने 6 पायरेट किंग्स और 9 पायरेट एडमिरल्स के बारे में सुना है? थोड़ा बहुत, लुमियन ने ईमानदारी से माना। पायरेट किंग्स और पायरेट एडमिरल्स के बारे में उसकी जानकारी न्यूज़पेपर्स और एडवेंचर नॉवेल्स से आई थी, और उसे गेरमन स्पैरो के बारे में पता था, जो उनमें से कुछ का शिकार कर रहा था। उसे पता था कि उस महान एडवेंचरर का नौकर डुबॉइस कभी वाइस एडमिरल आइसबर्ग के जहाज पर पायरेट हुआ करता था। उसे एलमेंट मेडन या वाइस एडमिरल एलमेंट और पायरेट एडमिरल्स के बार बार बदलने के बारे में पता था। जहां तक पायरेट किंग्स की बात थी, वो काफी जमे हुए थे और इतने लंबे समय से अपनी पोजीशन पर थे कि किसी को याद भी नहीं था कि वे पहली बार पावर में कब आए थे। ये महसूस करते हुए कि लुमियन पूरी तरह से अनजान नहीं था, बारटेंडर ने राहत की सांस ली। वो शख्स पहले एक पायरेट हुआ करता था, जिसे सभी पायरेट एडमिरल से ज्यादा ताकतवर माना जाता था, और वो सिर्फ 6 पायरेट किंग से नीचे था। काफी इम्प्रेसिव। लुमियन पायरेट एडमिरल्स और पायरेट किंग्स के सटीक सीक्वेंसेस का पता नहीं लगा सका, लेकिन अधिकारियों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के बावजूद उनका बचे रहना दिखाता था कि वे कमजोर नहीं थे। ब्लेजिंग डेनेट्स पायरेट्स के बीच 7वें नंबर पर था, जो लगभग एक क्वासी पायरेट किंग के लेवल तक पहुंच गया था। वो यकीनन काफी ताकतवर था। 1 सेंट? अगर वो एक है, तो पायरेट किंग्स के लिए भी यही कहा जा सकता है, सीक्वेंस 5 वालों में सबसे स्ट्रांग। लुमियन ने जल्दी से बारटेंडर की बातों को समझ लिया। हुआ करता था। हाँ, हुआ करता था। वो अब पायरेट या ट्रेजर हंटर नहीं है। देखो, दीवार पर उसका कोई वांटेड पोस्टर नहीं है। बारटेंडर ने चारों ओर इशारा किया। लेकिन मेरा वांटेड पोस्टर वहां है, शुक्र है, बाउंटी कम है। वो एक कोने में छिपा हुआ है जहां कोई ध्यान नहीं देता। लुमियन ने उत्सुकता से पूछा, वो सिर्फ इसलिए पायरेट बनना बंद कर सकता है क्योंकि वो चाहता है? क्या अधिकारियों ने सहयोग किया और उसका वांटेड पोस्टर हटा दिया? उसने किस देश या ऑर्थोडॉक्स चर्च के सामने सरेंडर किया? बारटेंडर ने अपनी आवाज और भी धीमी कर ली। वो अब चर्च ऑफ द फूल का मेंबर है, उस देवता का दूत। मिस्टर फूल का ओरेकल? शायद वही एक और इकलौता ओरेकल? लुमियन दंग रह गया। बारटेंडर ने मान लिया कि लुमियन चर्च ऑफ द फूल से वाकिफ नहीं था, इसलिए उसने समझाया, वो एक देवता है जिन्हें सभी ऑर्थोडॉक्स चर्चेस द्वारा मान्यता प्राप्त है। हे, कोई देवता ऐसा नाम क्यों चुनेगा? द फूल की आस्था समुद्र में बहुत पॉपुलर है। कई समुद्री व्यापारी और नाविक उनमें विश्वास करते हैं। उन्होंने लाविग्नी में द फूल कैथेड्रल बनाने के लिए पैसे भी जमा किए। कैथेड्रल का बिशप वो ओरेकल है? लुमियन ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की। नहीं, बारटेंडर ने अपना सिर हिलाया। लेकिन ब्लेजिंग डेनेट्स अक्सर ट्रियर आता है। उसे यहाँ पसंद है। हाँ, वो 29 से है।
ऐसा कोई इंतिशन नहीं है जो ट्रियर के लिए तरसता ना हो। जैसे ही लुमियन कुछ कहने वाला था, समुद्र का वो इम्पोर्टेंट फिगर, चर्च ऑफ द फूल का ऑरेकल ब्लेजिंग डेनिट्स, अपनी बची हुई व्हीट बियर खत्म करके खड़ा हो गया और सी ब्रीज के एंट्रेंस की ओर चल दिया। लगभग उसी समय नाविक जो ताश खेल रहे थे, पी रहे थे, डींगे मार रहे थे और सड़क की लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे, एक असामान्य रूप से व्यवस्थित तरीके से खड़े हो गए। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया और शांति से और सलीके से ब्लेजिंग डेनिट्स के पीछे बार से बाहर चले गए। अगर उसने ये सीन नहीं देखा होता तो लुमियन को एहसास नहीं होता कि बार के सभी नाविक द फूल के ओरेकल के सबऑर्डिनेट्स थे। ब्लेजिंग डेनिट्स, उसके निकनेम से वो आग से डील करता है, क्या वो भी हंटर पाथवे से हो सकता है? लुमियन ने अपनी लांटी प्रूफ की चुस्की ली और बारटेंडर के साथ चर्च ऑफ द फूल के बारे में बात की। द फूल किस तरह के देवता हैं? बारटेंडर ने अपनी छाती पर एक ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम की ओर इशारा किया और अपना सिर हिलाया। मैं फॉलोअर नहीं हूं तो मुझे कैसे पता होगा? बाय स्टीम। लुमियन ने भी अपनी छाती पर एक ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम बनाया। बारटेंडर ने खाली एरिया की ओर देखा और कहा, लेकिन चर्च ऑफ द फूल बुरा नहीं है। भले ही आप सिर्फ एक ट्रैम्प हों, भले ही आप द फूल में विश्वास ना करते हों, फिर भी उनके कैथेड्रल में जाकर कम्युनियन ले सकते हैं। अगर आप उनसे मदद मांगते हैं तो आपको मांस और ब्रेड के साथ खाना और सोने के लिए कमरा भी मिल सकता है। क्या मुझे अभी लाइन में लग जाना चाहिए? लुमियन ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। बारटेंडर ने फिर से अपना सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। वे प्रचार करने के लिए कैथेड्रल नहीं छोड़ सकते। केवल लोकल ट्रैम्प्स जानते हैं कि वे वहां मदद मांग सकते हैं, लेकिन वे कभी कभार ही जाते हैं क्योंकि चर्च ऑफ द फूल उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। एक सुखद बातचीत के बाद और द फूल के कैथेड्रल के बिशप के प्रवचनों का शेड्यूल जानने के बाद लुमियन ने अपनी लांटी प्रूफ खत्म की और आसपास की सड़कों को डिटेल में एक्सप्लोर करके खाली समय का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने जल्द ही नोटिस किया कि कई स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर मिलिट्री का पहरा था, जो कैनन्स और बड़े फायर आर्म्स से लैस थे जिन्हें वाटर कूलिंग की जरूरत थी। इन नाविकों और व्यापारियों के प्रति सरकार का अविश्वास, जो कभी कभी डॉक्स के आसपास पायरेसी में शामिल हो जाते हैं, साफ दिखाई दे रहा था। लुमियन मुड़ा और अंधेरा होने से पहले द फूल के कैथेड्रल की ओर तेजी से चल दिया। कैथेड्रल का लेआउट सिंपल था, जिसमें सोने की सजावट या पेचीदा मशीनरी नहीं थी। सबसे खास बात इसकी कई खिड़कियां थीं, जिससे नेचुरल लाइट अंदर आ रही थी और रात होने से पहले मोमबत्तियों और गैस लैंप की जरूरत नहीं थी। कई धार्मिक जगहों की तरह दीवारें विशाल म्यूरल्स से सजी थीं, हालांकि कलर्स हल्के और गंभीर थे। धुंधली रोशनी का इस्तेमाल करते हुए लुमियन ने म्यूरल के कंटेंट्स की जांच की और पाया कि इसमें एक जंगल दिखाया गया था जहां इंसान रास्ता खोजने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये इंसान असामान्य रूप से लंबे थे, लगभग महान दिग्गजों की तरह। कुछ की 3 आंखें थीं, जबकि कुछ की नाक नहीं थी, जिससे केवल 2 काले छेद रह गए थे। वे साधारण लोगों के बजाय मॉन्स्टर्स की तरह लग रहे थे। उनके चेहरों पर दर्द और निराशा साफ दिखने के बावजूद उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। इन अजीब इंसानों का नेतृत्व कई अलग और डिटेल्ड गाइड्स कर रहे थे। कुछ के बाल सफेद थे और पीठ पर 2 तलवारें थीं। दूसरे गहरे नीले रंग के स्लेज हैमर्स लिए हुए थे, जिनसे सूरज जैसी चमक निकल रही थी। वहां काले रंग के आर्मर पहने हुए और चांदी जैसे ग्रे घुंघराले बालों वाली आकृतियां भी थीं। इन गाइड्स के सबसे आगे एक फिगर खड़ा था। ब्लैक ट्रेंच कोट और हाफ टॉप हैट पहने हुए वो फिगर सीधी पीठ के साथ एक लालटेन पकड़े हुए चल रहा था। उस फिगर की ठीक आगे रोशनी का एक गोला था और द फूल के कैथेड्रल की वेदी एक सिल्वर व्हाइट सेक्रेड एम्बलम जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लुमियन का ध्यान कुछ स्टैंड ग्लास पेन्स की ओर गया। एक बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई स्टाइल में एंजल्स और सेंट्स उन्हें सजा रहे थे। कुछ म्यूरल्स में भी दिखाए गए थे, जबकि कुछ नहीं थे। वहां पंखों और हेलोज वाले एंजल्स थे और केवल हेलोज वाले सेंट्स थे। लुमियन ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक उस एरिया का चक्कर लगाया। आखिरकार उसे एक सीट मिली और वो शाम 6 बजे के प्रवचन का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय बीता, कई लोग कैथेड्रल में दाखिल हुए। कुछ व्यापारियों की तरह कपड़े पहने हुए थे, दूसरे साधारण नाविक थे। वहां डॉक वर्कर्स भी थे, जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थके हुए दिख रहे थे, और कुछ सड़क की लड़कियां भी थीं। घंटी की गूंज के बीच बिशप वेदी पर आए। उनके बाल और आंखें सुनहरी चमक के साथ चमक रहे थे। 2.56 मीटर लंबे, उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से सिला हुआ ब्लैक ट्रेंच कोट और हाफ टॉप हैट पहना हुआ था, जो शायद ही किसी पादरी जैसा लग रहा था। एक जोशीले जेस्चर के साथ उस रूखे बिशप ने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और गरजती आवाज में कहा, प्रेज द फूल, प्रेज द फूल। वहां जमा हुए भक्तों की आवाज गूंजी और लुमियन भी उत्साह के साथ उनमें शामिल हो गया।
अपने हाथ में ब्लैक और सिल्वर पैटर्न वाली बाइबल के पन्नों को पलटते हुए बिशप एक ऐसी आवाज में बोले जो पूरे कैथेड्रल में गूंज उठी। हमारे भगवान द फूल के रूप में जाने जाते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य में वे स्पिरिट वर्ल्ड पर सर्वोच्च शासन करते हैं। वे किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक भी हैं, जो अच्छी किस्मत लाते हैं। अनंत काल की खोज में सभी के लिए एक मार्गदर्शक। वे दयालु, परोपकारी और इस दुनिया के रक्षक हैं। वे हमें उन्हें हिम के बजाय हिम के रूप में संबोधित करने की अनुमति देते हैं। हमारे भगवान रियलिटी और स्पिरिट वर्ल्ड दोनों से ऊपर रहते हैं। उनकी कृपा स्वर्ग और धरती तक फैली हुई है। उनके बगल में 8 एंजल्स खड़े हैं। एंजल ऑफ मरकरी भाग्य का अवतार है, हमारे भगवान का सबसे प्रिय एंजल। एंजल ऑफ डेथ ने सबसे लंबे समय तक हमारे भगवान का साथ दिया है और अंडरवर्ल्ड का कौंसल है। एंजल ऑफ रिडेम्पशन हमारे भगवान का बिगुल है, जिसने कभी गैरमन स्पैरो का रूप धारण किया था ताकि उनके संदेश पहुंचा सके। एंजल ऑफ लाइफ स्वयं ज्ञान का रूप है, वो अविनाशी आध्यात्मिकता जो हर किसी के शरीर में निवास करती है। गैरमन स्पैरो, वो एडवेंचरर मिस्टर फूल का एक एंजल है। लुमियन इस खुलासे से हैरान रह गया। विशाल बिशप ने आगे कहा, भगवान के सिंहासन के बगल में एंजल ऑफ रेट्रिब्यूशन भी है। वह भगवान की बिजली है, भगवान का क्रोध है और भगवान की हथेली है, उन सभी गिरे हुए लोगों और जो पवित्र नहीं है उनका न्याय करने वाला। एंजल ऑफ रेट्रिब्यूशन के बगल में एंजल ऑफ द होली स्पिरिट है, जो सभी आत्माओं पर शासन करता है और स्पिरिट वर्ल्ड को कंट्रोल करने में हमारे भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। उनके विपरीत एंजल ऑफ टाइम और एंजल ऑफ स्टार्स हैं। एंजल ऑफ टाइम प्राचीन काल का एक एंजल था। उसने आखिरकार हमारे भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अब स्वर्ग की घंटी बजाता है। एंजल ऑफ स्टार्स एक गवाह है, एक रिकॉर्डर है, हमारे भगवान की आंखें और कान। लुमियन ने ध्यान से सुना। उसे ये विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि द फूल के दिव्य सिंहासन के पास 8 एंजल्स थे। क्या ये ताकत बहुत भयानक नहीं थी? ये किसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग नहीं लग रहा था। अचानक टर्मी बोरोज की शानदार आवाज गूंजी, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? क्यों नहीं? लुमियन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जैसे बाइबल के हिस्से पढ़ रहा हो। आखिरकार किसकी बाइबल? यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स चर्चेस की भी उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया होता? बिना किसी सजावट के भी ये अभी भी इम्प्रेसिव था। चैप्टर 292, कम्युनियन। टर्मी बोरोज शांत हो गया। लुमियन ध्यान से बिशप का प्रवचन सुनता रहा जब वो चर्च ऑफ द फूल की जनरल सिचुएशन बता रहे थे। उसे पता चला कि इस दुनिया में एक और कॉन्टिनेंट है जिसे फोरसेकंड लैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, एक ऐसी जगह जिसे खुद देवताओं ने श्राप दिया और छोड़ दिया था। भले ही देवताओं ने उस कॉन्टिनेंट से अपना मुंह मोड़ लिया था, लेकिन मिस्टर फूल ने उसे त्यागने से मना कर दिया। उन्होंने एंजल ऑफ रिडेम्पशन गैरमन स्पैरो को वहां से बचे हुए इंसानों को बाहर निकालने और समुद्री टापुओं पर उनके घर फिर से बसाने के लिए भेजा। नतीजतन चर्च ऑफ द फूल का हेडक्वार्टर सोनिया सी के न्यू सिटी ऑफ सिल्वर में बनाया गया। बाकी 2 पवित्र स्थान, न्यू मून सिटी और रोस्टेड आर्किपेलागो की राजधानी बायम भी उसी एरिया में थे। लुमियन बड़ी दिलचस्पी से सुनता रहा और चर्च ऑफ द फूल के बारे में एक बेसिक समझ हासिल की। प्रवचन के बाद बिशप और कुछ पुजारियों ने कम्युनियन बांटा। इसमें एक गिलास ट्रांसपेरेंट, बेरंग लिक्विड और एक बड़ा फलों का खोल था जिस पर जलने के निशान थे। लुमियन ने गिलास उठाया और एक घूंट ली। उस लिक्विड में थोड़ी मिठास थी जो डेयरी प्रोडक्ट्स की याद दिलाती थी, लेकिन उसकी खुशबू और भी ज्यादा अच्छी थी। अगला, उसने एक लकड़ी की चम्मच का इस्तेमाल करके उस बड़े फल के खोल से खाना निकाला। जैसे ही उसने खाना चखा, लुमियन के चेहरे पर हैरानी आ गई। ये मांस है। क्या ये थोड़ा एक्स्ट्रावैगेंट नहीं है? यहाँ तक कि इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का कम्युनियन भी इसके सामने कुछ नहीं था। उनके पास केवल रेड वाइन और बिना खमीर वाली रोटियां होती थीं। लुमियन जोश में आ गया और दिलचस्पी के साथ खाना चबाने लगा। यह स्वादिष्ट था, जिसमें मांस जैसा टेक्सचर और थोड़ी मिठास और खटास का मिक्सचर था, बिल्कुल किसी फल की तरह। इसकी खुशबू ट्रियर में मिलने वाले आम डिशेस से बिल्कुल अलग थी। जब वो खा रहा था, उसने बिशप को कम्युनियन की शुरुआत के बारे में समझाते हुए सुना। पता चला कि ये अपनी यात्रा के दौरान एंजल ऑफ रिडेम्पशन गैरमन स्पैरो का पसंदीदा खाना था। भगवान के बिगुल के रूप में उन्होंने भगवान के रहस्यों का प्रचार किया। उस लिक्विड को टियाना कहा जाता था, जो रोस्टेड आर्किपेलागो के एक अनोखे बड़े फल से निकाला गया था। उसका ज्यादातर पल्प निकालने के बाद टियाना के छिलके को मसले हुए मटन और मछली से भर दिया जाता था, जिससे कम्युनियन टियाटिवा बनता था। हालांकि रोस्टेड आर्किपेलागो से ट्रियर तक इतने बड़े फलों को लाना मुमकिन नहीं था। इसके लिए 3 समुद्र पार करने पड़ते और फल चाहे कितना भी कच्चा हो, वो रास्ते में सड़ जाता और कीमती रिसोर्सेज बर्बाद हो जाते। एक खास बॉटनिस्ट की मदद से चर्च ऑफ द फूल ने टियाना पेड़ की एक मॉडिफाइड किस्म तैयार की, जो दक्षिणी इंतिस में उग सकती थी, जिससे और भी स्ट्रॉन्ग दूधिया खुशबू आती थी।
समुद्री स्वाद वाली एक डिश। अगर चर्च ऑफ द फूल के प्रचार करने पर पाबंदी न होती तो न जाने कितने लोग केवल इस कम्युनियन की वजह से धर्म बदल लेते। लेकिन इससे फाइनेंशियल दिक्कतें भी आ सकती थीं। द फूल में बहुत ज्यादा विश्वासियों के होने से कम्युनियन का खर्चा आसमान छूने लगता। चर्च ऑफ द फूल के फाइनेंस के बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद लुमियन ने, जिसने अभी तक डिनर नहीं किया था, अपना टियाटिवा खत्म किया और टियाना जूस गटक लिया। प्रेज द फूल। लुमियन ईमानदारी से खड़ा हुआ और सिर झुकाया। वो धीरे से मोमबत्तियों की रोशनी वाले कैथेड्रल से बाहर निकला और रात के अंधेरे में कदम रखा। गैस की स्ट्रीट लैंप्स की हल्की रोशनी में लुमियन पोर्ट एरिया की ओर टहलने लगा। उसने लिनन शर्ट, ब्लैक वेस्ट पहनी थी और अपनी आस्तीनें चढ़ाई हुई थीं। उसकी मंजिल डॉक्स की दूसरी तरफ थी, जहां से उसे एवेन्यू डू बुलेवार्ड के लिए पब्लिक घोड़ा गाड़ी पकड़नी थी। लाविग्नी शांत हो चुका था, बस कभी कभी नाविकों के झुंड गाते या चिल्लाते हुए पास से गुजर रहे थे। अचानक पास में एक शोर मचा और उसके बाद एक तीखी चीख सुनाई दी। जैसे ही वो आवाज रात में गूंजी, लुमियन ने एक आकृति को अपनी ओर बहुत तेज रफ्तार से आते हुए देखा। उसने लापरवाही से एक तरफ कदम बढ़ाया, जैसे कि वो बस एक निर्दोष राहगीर हो। फिर भी अगर आने वाला शख्स बुरा निकला या उसने कोई गलती की होगी और उसका पीछा किया जा रहा होगा, तो लुमियन को बस मजे के लिए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर उसे गिराने में कोई ऐतराज नहीं था। कुछ ही सेकंड्स में वो आकृति स्ट्रीट लैंप की रोशनी के किनारे तक पहुंच गई, जिससे हैरानी में लुमियन की भौहें तन गईं। इतनी तेज। साफ तौर पर कोई साधारण इंसान नहीं था। गैस लैंप्स की मदद से लुमियन को उस आकृति का चेहरा साफ दिखाई दिया। वो इंसान नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था। हालांकि उसका झुर्रियों वाला सिर एक इंसान जैसा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर गहरे हरे रंग के स्केल्स थे। उसने एक फटी हुई लिनन शर्ट और भूरी पैंट पहनी थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे और उसकी उंगलियों के बीच पतली सख्त झिल्ली उगी हुई थी। उसके शरीर से फिसलन भरा गहरा हरा बलगम टपक रहा था और उसकी हथेलियां और मुंह खून से सने थे। कोडू के खंडहरों में कई मॉन्स्टर्स का सामना करने के बाद लुमियन शांत रहा। उसने बस थोड़ा सा अपनी भौहें सिकोड़ी। ये मुझे उन मर्लॉक्स की याद दिलाता है जिनका जिक्र मिस्टिसिज्म मैगजीन्स में होता है। वो गहरे हरे स्केल्स यकीनन जबरदस्त डिफेंस देते होंगे। जब लुमियन सोच ही रहा था, मॉन्स्टर ने उसे रास्ता बदलते देखा और उसके चेहरे के भाव और भी हिंसक और पागलपन भरे हो गए। बिना किसी चेतावनी के उसने लुमियन पर छलांग लगा दी। तेजी से रिएक्ट करते हुए लुमियन ने अपना शरीर झुकाया। पीछे हटने के बजाय वो उस संदिग्ध मरलॉक का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। धमाका। उसके दाहिने हाथ से चिंगारियां निकलीं और उसने उस जीव के पेट पर वार किया। फिर उसने फुर्ती से अपना शरीर नीचे किया, गहरे हरे स्केल्स वाले मॉन्स्टर की बगल के नीचे से फिसलते हुए उसके हमले से बचा और खुद को हमलावर के पीछे पोजीशन कर लिया। लुमियन अपने हाथ घुमाते हुए पीछे मुड़ा। उसकी मुट्ठियों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसने उस संदिग्ध मरलॉक की पीठ पर जोरदार वार किए, जिससे वो जमीन पर गिर गया। चोटों की आवाज तब तक आती रही जब तक लुमियन ने अपने हाथ पीछे नहीं खींच लिए और हमला बंद नहीं कर दिया। उसने शांति से देखा कि तड़पते हुए शरीर ने जमीन पर गलने के निशान छोड़ दिए थे। एक हल्के धमाके के साथ मॉन्स्टर की आंखों, नाक, कान और मुंह से लाल चिंगारियां निकली। उसका शरीर ढहने से पहले सूज गया और उसके कई गहरे हरे स्केल्स झड़ गए। कुछ देर तड़पने के बाद वो शांत हो गया। लुमियन ने अपनी नजरें हटाईं और उन लोगों की ओर देखा जो पीछा कर रहे थे। उसने लापरवाही से अपने हाथ झटके, उस गहरे हरे लिक्विड की वजह से होने वाले दर्द को कम करते हुए। उसकी चोटें मामूली थीं। आखिरकार उसने बहुत सारे ताकतवर घूंसे मारे थे और उन स्केल्स और चिपचिपे लिक्विड के साथ उसका कांटेक्ट बहुत कम समय के लिए था। जल्द ही वे लोग लैंप पोस्ट तक पहुंच गए। वे नाविक थे जिनका नेतृत्व दक्षिणी कॉन्टिनेंट का एक मिक्स्ड ब्लड आदमी कर रहा था, जिसके बाल गुंथे हुए थे और स्किन भूरी लाल थी। वो अपने 30 के दशक में लग रहा था। उसके होंठ मोटे थे। उसकी आंखों ने पहले जमीन पर बेजान पड़े मरलॉक जैसे मॉन्स्टर को स्कैन किया, फिर उसने हैरानी, शक और डर के साथ लुमियन की ओर देखा। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद गुंथे हुए बालों वाले नाविक ने गंभीर आवाज में कहा, "ये वही मरलॉक है जिसे हमने समुद्र में पकड़ा था। इसने हमारे एक साथी को घायल कर दिया और भागने में कामयाब रहा। ये वाकई एक मरलॉक है। क्या उन्होंने सच में इसे पकड़ा था? उन्होंने इसे अलग अलग मटेरियल्स में बदलकर ट्रियर क्यों नहीं भेजा? इसे जिंदा रखने का रिस्क क्यों लिया?" लुमियन ने चुपचाप सोचा और मुस्कुराते हुए पूछा, "क्या आप इसकी तरफ से माफी मांगने और मेरे डरे हुए मन को शांत करने के लिए मुझे मेंटल डिस्ट्रेस का मुआवजा देने का प्लान बना रहे हैं?" नाविक और उसके साथियों ने एक दूसरे को देखा। वे उस लड़के के असली इरादों को समझ नहीं पा रहे थे। दूर से रेजिमेंट की तरह दौड़ने की आवाज गूंजी और साथ ही गोलियों की आवाज भी आई। चीख सुनकर गश्ती सैनिक वहां पहुंच गए थे। नाविक का दिल धक से रह गया
और उसने अनजाने में मॉन्स्टर की लाश को पकड़ लिया, वो लुमियन के रिएक्शन को करीब से देख रहा था। अगर दूसरा पक्ष जरा भी नाराजगी दिखाता तो वो रुकने का इरादा रखता था। साथ ही उसने अपनी बात जारी रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मतलब था कि वे लुमियन के मेंटल डिस्ट्रेस के लिए मुआवजा देंगे। लुमियन को महसूस हुआ कि वे मुख्य रूप से उस मरलॉक से मिलने वाली बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चाहते थे, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत कमजोर था। वो इस मूड में नहीं था कि उनके साथ इनाम के बंटवारे पर चर्चा करे। वो शैडो ब्रांच के लायक बिल्कुल नहीं था। अगर ये लोग, जो अपने निशान मिटाने की परवाह किए बिना लापरवाही से काम कर रहे थे, पीछा करने वालों से बचने में कामयाब रहे और दोबारा उससे मिले, तो वो बस उनसे अपने मेंटल डिस्ट्रेस के लिए मुआवजे की मांग कर सकता था। जब लुमियन ने नाविकों को मरलॉक को ले जाते हुए देखा तो वो अपने रास्ते पर ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्द ही गश्त कर रहे कई सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, उसकी हालत की जांच की और पूछा कि क्या उसने कुछ असामान्य देखा है। लुमियन ने ईमानदारी से उस दिशा की ओर इशारा किया जहां नाविक भागे थे। मैंने एक चीख सुनी और लोगों के एक झुंड को उस तरफ भागते हुए देखा। उन्होंने नाविकों जैसे कपड़े पहने थे। गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे ऑफिसर ने तारीफ में सिर हिलाया। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ये वही है जो किसी भी जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए, लुमियन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जल्द ही दूसरे सैनिकों को जमीन पर गलने के निशान और स्केल्स मिले, साथ ही चिपचिपा लिक्विड भी मिला जो पूरी तरह से सूखा नहीं था। उन्होंने डॉक्स की ओर उस रास्ते का पीछा किया। लुमियन ने अपनी जीभ चटकाई और पब्लिक घोड़ा गाड़ी स्टॉप की ओर अपना रास्ता जारी रखा। क्लैप क्लैप क्लैप। उसने हल्की तालियों की आवाज सुनी। असहज महसूस करते हुए लुमियन ने अपना सिर घुमाया और पास के एक कार्गो बॉक्स पर किसी को बैठा हुआ देखा जो शायद कहीं से अचानक प्रकट हुआ था। उस आदमी की भौहें जली हुई पीली थीं और उसके बालों का रंग भी वैसा ही था। उसकी आंखें गहरी नीली लेकिन चमकदार थीं। उसने एक लिनन शर्ट, एक भूरी वेस्ट पहनी थी और उसकी डार्क ब्राउन पैंट से काले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी लटकी हुई थी। लुमियन ने उस आदमी को पहचान लिया और सतर्क हो गया। ब्लेजिंग डेनेट्स, एक महान पायरेट जो केवल कुछ पायरेट किंग्स से नीचे था। लेकिन लुमियन तब शांत हो गया जब उसे उस आदमी की दूसरी पहचान याद आई। वो अब पायरेट नहीं था, वो अब मिस्टर फूल का ओरेकल था। माइनर अरकाना कार्ड के होल्डर के रूप में लुमियन का मानना था कि जब तक वो अपनी पहचान बताएगा, ब्लेजिंग डेनेट्स उसे परेशान नहीं करेगा। ब्लेजिंग डेनेट्स ने लकड़ी के बक्सों के ऊपर से आसानी से नीचे कूदने से पहले कुछ सेकंड्स तक लुमियन को देखा। वो हंसा और फुर्सत से बोला, अपने शिकार के खिलाफ सबसे इफेक्टिव, टारगेटेड और एफिशिएंट हमले का तरीका इतनी जल्दी चुन पाना, दुश्मन के मजबूत स्केल डिफेंस से पूरी तरह बचते हुए, आपकी कॉम्बैट इंटेलिजेंस काफी इंप्रेसिव है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप मेरी टीम में शामिल होने और मेरे सबऑर्डिनेट बनने में इंटरेस्टेड हैं? चैप्टर 293, पायस। बिना मेरा बैकग्राउंड चेक किए या मेरी स्ट्रेंथ कंफर्म किए मुझे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता। क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं मिस्टर फूल के ओरेकल? लुमियन आलोचना किए बिना नहीं रह सका। उसे पूरी सिचुएशन के बारे में थोड़ा शक हो रहा था। उसने ब्लेजिंग डेनेट्स की ओर देखा और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं। ब्लेजिंग डेनेट्स ने संक्षेप में बात मानी। उसकी आवाज में एक तीव्रता आ गई, जैसे वो आखिरी बार इसे कंफर्म कर रहा हो। लुमियन ने अपना दाहिना हाथ अपनी जेब में डाल लिया, अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए। इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या मजाक है? अगर मैं आपकी टीम में शामिल हो गया तो मैं टैरो क्लब का मिशन कैसे पूरा करूंगा? इसके लिए आपको मैडम मैजिशियन से सलाह लेनी होगी। डेनेट्स की गहरी नीली लेकिन चमकदार आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका आभास तुरंत और भी ज्यादा इंटेंस हो गया। लुमियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक भाले या माथे पर लगी भरी हुई बंदूक का सामना कर रहा हो। डर और खतरे की लहरें उस पर हावी होने लगी। हालांकि उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं और शांत संकल्प के साथ ब्लेजिंग डेनेट्स की नजरों से नजरें मिलाईं, जैसे किसी टॉप शिकारी का सामना कर रहा हो। एक संक्षिप्त खामोशी के बाद, जिसने हवा में तनाव भर दिया था, ब्लेजिंग डेनेट्स मुस्कुरा दिया। बुरा नहीं है, तुम काफी दृढ़ और साहसी हो। मैं तुम्हारी और भी ज्यादा तारीफ करता हूँ। इन शब्दों के साथ वो पूर्व महान पायरेट, जो अब मिस्टर फूल का ओरेकल था, मुड़ा और दूर एक अच्छी रोशनी वाली सड़क की ओर चल दिया। कॉन्फिडेंस से नेचुरल तरीके से दृढ़ता आती है। लुमियन ने चुपचाप सोचा और अपनी जेब से अपना दाहिना हाथ निकाला, जिसमें उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच एक टैरो कार्ड दबा हुआ था। टैरो कार्ड था 7 ऑफ वैंड्स। हालांकि वो ब्लेजिंग डेनेट्स की इस अचानक भर्ती की कोशिश को समझ नहीं सका, लेकिन उसे मिस्टर फूल के ओरेकल से मिलकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। इसका मतलब था कि द फूल चर्च के पास ट्रेयर में काफी स्ट्रेंथ थी। डॉट डॉट डॉट। लाविग्नी डॉक्स छोड़ने के बाद लुमियन एक पब्लिक घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और जल्द ही एवेन्यू डू बुलेवार्ड पहुंच गया।
वो 19 रू शीर तक पैदल गया और साइकिक ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के नीचे मिस्टर के से मिला। अरोरा ऑर्डर के ऑरेकल अपनी लाल आर्मचेयर पर बैठे रहे। उनका चेहरा उनके काले हुड की गहरी परछाइयों में छिपा हुआ था। उनकी आवाज फटी हुई थी जब उन्होंने पूछा, गार्डनर मार्टिन का भरोसा जीतने में तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी है? लुमियन ने शांति से जवाब दिया, मैं पहले ही आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में शामिल हो चुका हूँ। मिस्टर के पूछने से पहले एक पल के लिए खामोश हो गए। तुमने गार्डनर मार्टिन का भरोसा कैसे जीता? उसने तुम्हारा टेस्ट कैसे लिया? और तुमने वो टेस्ट कैसे पास किया? अरोरा ऑर्डर के ऑरेकल ने अपना सामान्य बिहेवियर बदल दिया और एक साथ 3 सवाल पूछे। लुमियन धीरे से हंसा। खैर, गार्डनर मार्टिन का भरोसा जीतने की कोई जरूरत नहीं थी। बस आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में शामिल होने से ही वफादारी मिल गई। ये सुनकर मिस्टर के, जो अपनी कुर्सी पर झुके हुए थे, सीधे बैठ गए। बेसमेंट की परछाइयां हिलती हुई सी लगीं, जैसे उनमें जान आ गई हो। अपनी एक्सपर्टाइज और नॉलेज के साथ लुमियन की बातों के पीछे के छिपे हुए मतलब को समझना उनके लिए मुश्किल नहीं था, और इसमें बेशक खतरा था। लुमियन वाकई में आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का मेंबर बन गया था, उन्हें अपनी वफादारी का वचन देकर। वो यहाँ रिपोर्ट करने आया था, जबकि वो आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की ताकतवर हस्तियों को साथ ला रहा था। लुमियन मुस्कुराया, मिस्टर के से निकलने वाले भारी प्रेशर से बेपरवाह। उसने बताना शुरू किया कि कैसे उसने गार्डनर मार्टिन को इन्फॉर्म किया कि वो एक सीक्वेंस 7 पायरोमैनियाक बन गया है, जिसके बाद 13 एवेन्यू डू मार्चे में जागरण और फॉर्मल इनिशिएशन सेरेमनी हुई। उसने इस फैक्ट को भी नहीं छिपाया कि वो एक अंडरग्राउंड ट्रांजैक्शन में शामिल था और सुपरवाइजर ओल्सन की मॉन्स्ट्रस क्रिएशन का सामना करने के बाद डर के मारे भाग गया था। जब लुमियन ने अपनी बात खत्म की तो मिस्टर के खड़े हो गए। उनकी आवाज में उत्साह था जब उन्होंने 13 एवेन्यू डू मार्चे की लुमियन की बताई डिटेल्स को बार बार वेरीफाई किया। यह एहसास होने पर कि लुमियन ने एक नाजुक पल में ऑनरिफिक नाम का इस्तेमाल किया था और उसे जवाब न देने का दिव्य रहस्योद्घाटन मिला था, मिस्टर के पागलों की तरह हंसने लगे। हा 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 हा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। पवित्रता ही एकमात्र रास्ता है। हुड वाले ओरेकल की हंसी और भी जंगली हो गई, जो बेसमेंट में गूंज रही थी, जिससे लुमियन के कान के पर्दे कांपने लगे और नमक और खून की हल्की महक हवा में भर गई। हा 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 हा, मिस्टर के इतनी जोर से हंसे कि वो लगभग दोहरे हो गए। उन्होंने अब अपनी कंडीशन नहीं छिपाई। पूरा बेसमेंट जैसे अंधेरे में लिपट गया था और वो इन सबके पीछे खतरे के सोर्स की तरह खड़े थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर के ने लुमियन की मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वो घुटनों के बल बैठ गए, अपना शरीर नीचे करके लगभग खामोशी से प्रार्थना करने लगे, जैसे उस भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हों जिसने सब कुछ बनाया है, वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान। लुमियन ने अपने होठों को फड़कने से रोकने की कोशिश की। लाविग्नी डॉक्स के लिए निकलने से पहले उसने एक अनुष्ठान किया था जिसमें उसने एंजल की सुरक्षा के लिए द फूल से प्रार्थना की थी। उसने अरोरा ऑर्डर के ट्रू क्रिएटर की प्रशंसा की और ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं क्रम का पालन करते हुए अपनी छाती पर एक क्रॉस बनाया। अचानक पवित्रता दिखाते हुए मिस्टर के खड़े हुए और जोश के साथ बोले, ये सब भगवान द्वारा अरेंज किया गया था। वे आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ लाए हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस भगवान की बात कर रहे हैं। लुमियन बुदबुदाया सिचुएशन में मजे लेते हुए और विनम्रता से जवाब दिया, वे जो कहते हैं वो सच होगा। ये अरोरा ऑर्डर के उन रिलीजियस टेक्स्ट में से एक था जो मिस्टर के ने सिखाए थे। लुमियन ने हमेशा इसे देवता की स्ट्रेंथ की प्रशंसा करने वाला प्रवचन माना था। उसे वर्तमान बातचीत में यह काफी उपयोगी लगा। हुड वाले मिस्टर के ने सिर हिलाया। वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। मैंने पहले भी दूसरों के लिए आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के एक्सपोज्ड मेंबर्स के पास जाने का अरेंजमेंट किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट खो दिया और रिपोर्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे काफी खतरे में भी डाल दिया था। अब मैं समझ गया हूं कि वे क्यों फेल हुए। उनकी पवित्रता की कमी, खतरे और करप्शन के सामने उन्होंने हमारे भगवान के ऑनरिफिक नाम जपने और उनकी सुरक्षा मांगने के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन तुम उस नाजुक पल में, तुम्हारे दिमाग में केवल मेरे भगवान थे। यही वो पवित्रता है जिसकी मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूं। इसीलिए तुम बिना करप्ट हुए आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में सफलतापूर्वक शामिल हो गए। दिमाग में केवल एक देवता के प्रति विश्वास बचा होना, क्या ये आपकी इंटेलिजेंस को प्रभावित करेगा? लुमियन ने मिस्टर के को ऑब्जर्व किया, उनके दिमाग की स्थिति और सोचने के तरीके की गहरी समझ हासिल करते हुए। मिस्टर के लुमियन के सामने आगे पीछे टहलने लगे। उनकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। जो जानकारी तुम वापस लाए हो उसके बेस पर अब मुझे आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की प्रॉब्लम्स की बेहतर समझ है। मुझे उनकी वर्तमान सिचुएशन और उनके इरादों के बारे में एक नई अंतर्दृष्टि मिली है। मैं कह सकता हूं कि तुमने मेरे द्वारा दिए गए मिशन का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।
इसके बाद तुम्हें एबनॉर्मेलिटी के सोर्स, सटीक टाइमलाइन और दंगा भड़काने के उनके रोड मैप की जांच करनी होगी। अगर उन्हें फोर्थ इपोक ट्रियर में जाने का कोई रास्ता मिल जाता है तो तुम्हें मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें कामयाब मत होने देना। मिस्टर के ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और कहा, पहला ऑप्शन मेरी उंगली निकालना और उसे जलाना है। जब तक माहौल स्पेशल ना हो, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ और मोटे तौर पर कारण समझ सकता हूँ। अगर वो काम नहीं करता है तो तुरंत मेरे भगवान से प्रार्थना करो, बिल्कुल इस बार की तरह। ठीक है, लुमियन मान गया। जब समय आएगा तो उसे मैडम मैजिशियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बिजी होने वाला है। अगला मिशन सौंपने के बाद मिस्टर के ने लुमियन की ओर दोस्ताना लहजे में देखा और पूछा, चूंकि तुमने आधा मिशन पूरा कर लिया है और क्रूशियल जानकारी वापस लाए हो तो मैं रिवॉर्ड्स के मामले में कंजूस नहीं हो सकता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक अजीब नेचर वाला मिस्टिकल आइटम चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो एक करस्पॉन्डिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक भी चलेगी। मैं इसे खुद बनाने के लिए किसी आर्टिसन को ढूंढ लूंगा। लुमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मिस्टर के मुंह से एक हंसी निकली। तुम इसके हकदार हो। 3 दिन बाद वापस आना। मैं तुम्हें कुछ चॉइसेस दूंगा या मैं वो ऑफर करूंगा जो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। शुक्रिया मिस्टर के, लुमियन ने अपनी ईमानदारी से आभार जताया। ये आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर द्वारा ऑफर किए गए रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा जेनरस था। ये मैं नहीं हूं जिसे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, बल्कि भगवान को, मिस्टर के ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बेबस होकर लुमियन ने फिर से क्रॉस बनाया। आपकी जय हो सभी चीजों के निर्माता। आपकी जय हो जो दुनिया के पापों का बोझ उठाते हैं। मिस्टर के भी इसमें शामिल हो गए, ट्रू क्रिएटर की प्रशंसा करते हुए। दुर्भाग्य से हमारे अरोरा ऑर्डर में गॉडफादर या गॉड चिल्ड्रन जैसी चीजें नहीं होती हैं, वरना मैं तुम्हें फिर से बपतिस्मा देने के लिए बहुत ज्यादा तैयार होता। इतने सारे लोग किसी और का पिता बनने की इच्छा जताकर अपनी तारीफ क्यों करते हैं? लुमियन को यह काफी मजेदार लगा। ... मिस्टर के आश्वासन के बाद काफी जोश में लुमियन वापस ऑबर्ज डू कॉक डोरे की ओर चल पड़ा। वो सीधे बेसमेंट बार में गया और एक अनोखे टेक्सचर वाली डिस्टिल लेमन लिकर का ऑर्डर दिया। जब वो दूसरों के साथ गप्पे मार रहा था तो उसे चार्ली की वापसी में काफी मजा आया, जो हर तरह की अफवाहें फैला रहा था। इस बीच हवा में रुक रुक कर गाने और तालियों की लय भर गई, जिससे एक जीवंत माहौल बन गया जो सुबह के शुरुआती घंटों तक बना रहा। जब वो कस्टमर्स जिन्हें भोर में काम पर जाना था आखिरकार अपने घरों के लिए निकल गए तो बार में सन्नाटा छा गया। लुमियन को एहसास हुआ कि वो पिछले कुछ समय से ऑबर्ज डू कॉक डोरे में बहुत ज्यादा रातें बिता रहा था। सल्ले डी बाल ब्राइस में अपनी नींद को नजरअंदाज कर रहा था। उसने फैसला किया कि ये चीजों को बैलेंस करने और अगली बार वहां जाने का समय है। जैसे ही उसने ऑबर्ज डू कॉक डोरे छोड़ा और रू अनार्की के साथ पैदल चलने लगा, जहां कोई गैस स्ट्रीट लैंप नहीं थे, उसने अंधेरी परछाइयों से एक आकृति को निकलते हुए देखा। वो शख्स लगभग लुमियन जितना लंबा था, जिसके कंधे चौड़े और मस्कुलर बनावट थी। उसने एक लिनन शर्ट, एक ब्राउन जैकेट और एक भूरे पीले रंग की चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनी हुई थी। उनके सिर पर सफेद बाल थे और गहरी आंखें गौर से देख रही थीं। उस आदमी की बालों वाली स्किन ने उसके रफ लुक को और बढ़ा दिया था, जिससे एक जंगली सुंदरता का एहसास हो रहा था। लुमियन को रोककर वो आदमी, जिसकी उम्र उसके अपीयरेंस से पता लगाना मुश्किल था, ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और पूछा, क्या तुम सीएल डुबॉइस हो? क्या तुम वाकई खुद को मुझे नाम से बुलाने के काबिल समझते हो? लुमियन ने उसी लहजे में जवाब देने के बारे में सोचा, उस आदमी के इरादों के बारे में अनिश्चित होते हुए और अहंकार की हल्की झलक महसूस करते हुए। इसलिए उसने दिखावा करना चुना। उसने सावधानी से पूछा, और आप कौन हो सकते हैं? वो आदमी शांत रहा। उसने प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसने अपनी बात जारी रखी, मुझे बताओ कि तुम्हारे सावोई मॉब का बॉस कौन है? चैप्टर 294 बियॉन्डर। तुम्हें यह भी नहीं पता कि हमारे सावोई मॉब को कौन चला रहा है और तुम मुझसे ये सवाल पूछने आए हो? तुम्हें शायद असली बात का अंदाजा भी नहीं है। हमारा बॉस आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडिंग ऑफिसर है और हम पूरे सेटअप का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। लुमियन ने अपना दाहिना हाथ जेब में डालते हुए सोचा। उसने जल्दी से 3 पॉसिबिलिटीज पर गौर किया। पहला, गार्डनर मार्टिन ने सावोई मॉब का इस्तेमाल अपने सीक्रेट मिशंस के लिए किया था, जैसे रैट क्रिस्टो के जरिए कुछ अजीब सामान स्मगल करना। किसी के द्वारा पकड़े जाने के बाद वे अब मॉब की छानबीन करना चाहते थे और उसके पीछे के मास्टरमाइंड को बेनकाब करना चाहते थे। दूसरा, सावोई मॉब के कुछ मेंबर्स ने गलत लोगों को नाराज कर दिया होगा और अब उसके नतीजे उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। तीसरा, पॉइजन स्पर मॉब के खत्म होने के बाद सावोई मॉब तेजी से फैला था, जिससे कुछ फैक्शंस का ध्यान उसकी ओर गया था।
लुमियन ने पहले दो ऑप्शंस को जल्दी से खारिज कर दिया। चाहे कोई सीक्रेट लीक हुआ हो या किसी ने नाराजगी मोल ली हो, सावोई मॉब के बॉस की पहचान के बारे में सवाल पूछने वाला वो अकेला नहीं होने वाला था। आमतौर पर जो कोई भी कुछ सीक्रेट करता था उसे इन्वेस्टिगेटर्स का सामना करना पड़ता था। इसी तरह अगर किसी ने दूसरे को नाराज किया होता तो उन्हें टारगेट किया जाता या लीडर उनकी हिफाजत करता। लुमियन कभी भी सावोई मॉब के गुप्त मामलों में शामिल नहीं रहा था और न ही उसने हाल ही में किसी सबॉर्डिनेट का बचाव किया था। उसके सामने खड़ा शख्स सीधे सावोई मॉब के बॉस की पहचान के बारे में पूछताछ कर रहा था। ये किसी व्यक्ति या पास्ट के किसी खास इंसिडेंट के बारे में नहीं था। इसके बेस पर लुमियन को पक्का शक हुआ कि किसी फैक्शन या व्यक्ति ने सावोई मॉब में दिलचस्पी ली है और उन्हें अपने साथ मिलाने का प्लान बनाया है। बेशक वो इस पॉसिबिलिटी को भी खारिज नहीं कर सकता था कि किसी दुश्मन मॉब ने सावोई मॉब के बॉस को नीचे गिराने के लिए किसी पावरफुल हस्ती के साथ हाथ मिलाया हो। फिर भी दोनों ही मामलों में ऐसा लगा कि सावोई मॉब के बारे में उनकी समझ बहुत कम थी। उन्हें गार्डनर मार्टिन की ऊपरी पहचान तक नहीं पता थी। वे बस इतना जानते थे कि वो हाल के समय में मॉब का सबसे मशहूर मेंबर था। उन्होंने बस उसके बारे में पूछा था और उसे एक विजिट दी थी। दूसरे शब्दों में वे सावोई मॉब को बस कुछ बियॉन्डर्स वाला एक रीजनल मॉब मान रहे थे। ऐसे मॉब से निपटने के लिए असली पावर हाउसेस को भेजना साफ तौर पर नामुमकिन था और शायद वे उन्हें हायर करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर को भी बहुत सम्मान दिया जाता था। वो सीक्वेंस 6 से ऊपर नहीं जाता। लुमियन ने बस कुछ ही सेकंड्स में ये रफ जजमेंट बना लिया। लुमियन को चुप देखकर और उसे अपना हथियार निकालते न पाकर झाड़ीदार बालों, गहरी आंखों और भूरे पीले चौड़ी किनारी वाली टोपी वाले लंबे आदमी ने एक ठंडी आवाज निकाली। उसके एक्सप्रेशन और आंखों में खतरे का साफ एहसास था। लगभग उसी समय लुमियन ने अपने आसपास के अंधेरे को और गहरा होते महसूस किया, जो दूर की स्ट्रीट लैंप्स की हल्की रोशनी और आसमान से आने वाली क्रिम्सन चांदनी को निगल रहा था। अंधेरा पाले की तरह जम गया, जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से लुमियन की स्किन, मांस और हड्डियों में समा रहा था, जिससे उसके अंदर एक बेकाबू डर पैदा हो रहा था। क्या बस इतना ही? लुमियन, जो पहले भी बड़ी सिचुएशन से गुजर चुका था, मन ही मन हंसा। सफेद बालों वाले मस्कुलर आदमी की ओर देखते हुए, जिसने लिनन शर्ट और ब्राउन जैकेट पहनी थी, लुमियन ने डर का नाटक किया और चिल्लाया, वो गार्डनर मार्टिन है। गार्डनर मार्टिन, सावोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक मेंबर। उस आदमी ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और आगे पूछा, वो आमतौर पर कहाँ रहता है? लॉयंसियल, वो बेरहम, पागल और पावरफुल मॉब लीडर दूसरे मॉबस्टर्स से अलग नहीं है। वे केवल कमजोरों को डराना जानते हैं और दूसरे मॉब्स का मुकाबला करने के लिए अपने मॉब के सपोर्ट पर भरोसा करते हैं। जब उनका सामना असली भयानक दुश्मनों और सिंपल डार्क टाइप स्पेल से होता है तो उनका डर और कायरता साफ दिखने लगती है। लुमियन ने थूक गटका और किसी तरह कहा, वो 11 रू देस फाउंटेन्स में रहता है। उस पल लुमियन ने खुद को अपने होश से बाहर झटका। मैं आपको बता दूं, हमारा बॉस एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उसकी ताकत आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डरावनी है। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर? चौड़े कंधों वाला आदमी एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर मुस्कुरा दिया। ये वाकई में एक अनपेक्षित फायदा था। लॉयंसियल मेरी सोच से भी ज्यादा डरपोक है। उसने इतनी क्रूशियल जानकारी भी उगल दी। उस आदमी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और भारी आवाज में बोला, खैर, क्या मैंने बताया था कि मैं भी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं? एक बहुत ही प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन। इन शब्दों के साथ आसपास के अंधेरे की पकड़ और भी मजबूत हो गई। वाकई? मैं ठीक से नहीं कह सकता। लुमियन ने इस आदमी और उसके पीछे के फैक्शन को बॉस के सामने लाने के आइडिया पर विचार किया। वो देखना चाहता था कि जब दो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन आपस में टकराएंगे तो क्या होगा। उसे उम्मीद थी कि इससे आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के और भी सीक्रेट्स बेनकाब होंगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लुमियन अब और अंधेरे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी जेब में रखा दाहिना हाथ और बाजू थोड़ा कांपने लगे। मुझे नहीं पता। बॉस ने हमें सटीक नाम नहीं बताया। उस आदमी ने कुछ सेकंड्स तक लुमियन की बारीकी से जांच की और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए। उनके जैसे रीजनल मॉब के लिए बॉस ज्यादा से ज्यादा किसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर होगा। वो आदमी एक शैतानी मुस्कान देने से खुद को नहीं रोक सका। फिर मुझे 11 रुदेस फाउंटेन्स ले चलो। जैसे ही वो बोला, वो लुमियन पर झपटा, इतनी तेज रफ्तार से कि पीछे आफ्टर इमेजेस छूट गईं। लगभग उसी समय उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए, जो एक मेटेलिक लाइट के साथ चमक रहे थे, जिसमें से एक डार्क चमक निकल रही थी। फिर भी लुमियन ने कोई डर नहीं दिखाया, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया और पैनिक नहीं हुआ। वो हमले से बचने के लिए भी हिला, साथ ही अपनी जेब की गहराइयों से अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में मुट्ठी के साइज का एक जलता हुआ सफेद फायरबॉल था, जिसे उसने अपने हमलावर की ओर एक गिफ्ट की तरह फेंका। फायरबॉल? जलता हुआ सफेद?
चेहरे और हाथों के पीछे छोटे ग्रे बालों वाला वो आदमी अपनी स्पीड की वजह से मुड़ने के लिए बहुत करीब था। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आए, वो उस कंडेंस्ड जलते हुए सफेद फायरबॉल से टकरा गया। बूम! उस दबे हुए धमाके के बीच उस आदमी का पेट एक खूनी मलबे में बदल गया, जिससे जलने की एक अलग गंध आ रही थी। जब उस दूसरे पक्ष ने सावोई मॉब के बॉस के बारे में पूछताछ की थी, तब लुमियन ने चुपके से अपना दाहिना हाथ अपनी जेब में डाल लिया था। हालांकि इसका मकसद कोई हथियार निकालना या हमलों से बचाव करना नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी हथेली में क्रिम्सन फ्लेम्स बनाने के लिए अपने कपड़ों को कवर की तरह इस्तेमाल किया। लेयर दर लेयर उसने उन्हें अपनी पूरी ताकत से कंप्रेस किया, जिससे लपटें जलते हुए सफेद रंग में बदल गईं। विस्फोटक पावर एक जाइंट फायरबॉल के बराबर थी, लेकिन और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड, जो स्किन को जलाने में कैपेबल थी। अगर दुश्मन की स्पीड लूमियन की उम्मीदों से ज्यादा ना होती, तो उसे इम्पैक्ट पर दुश्मन की गर्दन के चिथड़े उड़ते देखने का पूरा मौका मिलता। धमाके के बीच वो आदमी उड़कर दूर जा गिरा और लूमियन भी उसके आफ्टरशॉक से प्रभावित हुआ। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया और कुछ बार गिरकर पलटा। दोनों एक साथ खड़े हुए। लूमियन की शर्ट और वेस्ट पर जलने के निशान थे और उसकी स्किन के कई हिस्से डैमेज हो गए थे। उसने उस आदमी के पेट पर एक अनियमित गहरा जख्म देखा, जिसमें से खून से सनी आते बाहर निकल रही थीं और वापस अंदर ठूंसी जा रही थीं। सरफेस पर फ्रैक्चर्स और जले हुए निशान थे। गंभीर चोट के बावजूद उस आदमी की मोबिलिटी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसने अपनी आंतों और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर गिरने से रोकने के लिए अपना पेट दबाया, उसने दर्द, गुस्से और हिंसा की एक हल्की गूंज निकाली। उस गूंज के साथ उसके शरीर से छोटे ग्रे बाल निकलने लगे, जो उसे एक विशाल भेड़िए में बदल रहे थे। उसकी कटी हुई आंतें छटपटाने लगीं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हुए। उसकी जली हुई स्किन धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसने अपनी हथेली से अपने पेट के बड़े घाव को जबरदस्ती बंद कर दिया। मांस और खून धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे। क्या जबरदस्त वाइटैलिटी है! लुमियन ने ये सीन देखकर अपने दिल की गहराई से आह भरी। उसे एहसास हुआ कि अगर पर्याप्त समय दिया गया, तो दूसरा पक्ष शायद पूरी तरह रिकवर कर लेगा। दूसरे पक्ष के बर्ताव और स्टेट ने लुमियन को औरोर के ग्रिमोयर्स में लिखे कुछ पैसेजेस की याद दिला दी। वेयरवॉल्फ प्रिजनर पाथवे का एक सीक्वेंस 7, जो म्यूटेंट्स की कैटेगरी में आता है। फुल मून के दौरान या जब वे अपनी भावनाओं पर से कंट्रोल खोने वाले होते हैं, तो वे अपनी खून की प्यास और जानलेवा इच्छाओं से कंट्रोल होंगे, अनजाने में एक सच्चे भेड़िए में बदल जाएंगे। वे भयानक ताकत, फुर्ती और स्पीड के मालिक होते हैं और उनकी सेल्फ रिकवरी एबिलिटीज आउटस्टैंडिंग होती हैं। उनके पंजे और दांत मजबूत और नुकीले होते हैं और वे जहरीले होते हैं। वे उसी सीक्वेंस के बियॉन्डर वेपन्स के बराबर होते हैं, जो पतली स्टील प्लेट्स को नष्ट करने में कैपेबल होते हैं। वे कुछ डार्क टाइप स्पेल्स भी जानते हैं, जो साधारण इंसानों को कम उम्र वाले पपेट मॉन्स्टर्स में बदलने में कैपेबल होते हैं। वेयरवुल्व्स अक्सर दक्षिणी कॉन्टिनेंट में दिखाई देते हैं। वे अक्सर उत्तरी कॉन्टिनेंट में कई टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं। मेरा सामना वाकई में एक वेयरवुल्फ बियॉन्डर से हुआ है। लुमियन ने दूसरे पक्ष को अपनी चोटों से उबरने का समय नहीं दिया। उसके पीछे क्रिम्सन फायर रेवेंस प्रकट हुए, जो अपने टारगेट की ओर तेजी से घूमने लगे। वेयरवुल्फ भी बेकार नहीं बैठा रहा। जख्म को दबाने के लिए अपना पेट पकड़े हुए, वो असाधारण स्पीड के साथ लुमियन की ओर बढ़ा। ज्यादातर फायर रेवेंस का शुरुआती लॉक ऑन मिस हो गया, लेकिन कुछ ने डायरेक्शन में मामूली बदलाव किए और एक के बाद एक टारगेट पर गिरे, जिससे लगातार गूंज पैदा हुई। वेयरवुल्फ को और भी कई जख्म हुए, जिससे वो झुलस गया और उसका शरीर खूनी लाल हो गया। अपनी जबरदस्त रिकवरी एबिलिटीज के भरोसे उसने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए लुमियन और अपने बीच की दूरी को तेजी से खत्म किया। उसने पायरोमैनियाक के साथ क्लोज कॉम्बैट में शामिल होने का इरादा किया था, जो स्पेल्स में माहिर था और उसे अपने नुकीले और जहरीले पंजों से चिथड़े चिथड़े करना चाहता था। एक समय पर लुमियन के आसपास का अंधेरा और भी ज्यादा उस पर हावी हो गया, जिससे उसे इस गर्मी की रात में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई और वो थोड़ा प्रभावित हुआ। पल भर में उसके शरीर से क्रिम्सन फ्लेम्स निकली, जिसने उसे झुलसा देने वाली गर्माहट में लपेट लिया। अगले ही सेकंड लुमियन मुड़ा और भाग गया, वेयरवुल्फ के पंजों से बचते हुए। इससे वेयरवुल्फ, जिसका दिमाग खून की प्यास और जानलेवा इच्छाओं से भरा था, को अपने दुश्मन का डर महसूस हुआ। उसे विश्वास था कि उसका टारगेट पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा चुका है और ऐसी लड़ाइयों में उसे एक्सपीरियंस की कमी है। उसने उसका पीछा किया और कुछ ही तेज कदमों में लुमियन तक पहुंच गया। चैप्टर 295 ब्रेन्स आर इम्पोर्टेंट। अपने पीछे खून और जलने की महक वाली झपट को महसूस करते हुए लुमियन तेजी से मुड़ा और रू डू रोसिन्योल की तरफ जाने वाली गली में घुस गया। वेयरवुल्फ की काली आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और उसके गहरे जख्मों ने उसके गुस्से और मारने की इच्छा को और भड़का दिया था, जो उसकी सोच पर हावी हो रहा था। उसने जबरदस्ती खुद को घुमाया और लुमियन के पीछे गली में दौड़ पड़ा। लुमियन को आगे एक बैरिकेड के ऊपर से कूदते देख उसने भी वैसा ही किया और ऊपर की ओर छलांग लगा दी।
अगले ही पल उसे सीवर का एक खुला एंट्रेंस दिखाई दिया। लोहे जैसी काली सीढ़ियां सीधे गहराई में जा रही थीं। लूमियन ने फुर्ती से सीवर के एंट्रेंस के किनारे पर कदम रखा और उस नेचुरल जाल के ऊपर से कूद गया। बम! वेयरवुल्फ सीवर के अंदर जा गिरा और आधा अंदर ही फंस गया। उसके घाव और खराब हो गए और उसका सिर चकराने लगा। लूमियन ने इस पल का फायदा उठाया और पीछे मुड़कर लाल फायर रेवेंस बनाए और उन्हें सीधा वेयरवुल्फ की तरफ भेज दिया, जो सीवर के एंट्रेंस पर फंसा हुआ था। एक दबी हुई गड़गड़ाहट के बीच उन लाल जलते हुए रेवेंस ने उस इलाके को घेर लिया, जिससे वेयरवुल्फ के भूरे बालों में आग लग गई, उसकी खाल झुलस गई और मांस फटने लगा। वेयरवुल्फ ने अपने दोनों हाथों से जोर लगाया और आखिरकार सीवर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। लूमियन ने एक सफल हमला करने के बाद वहां से भागने का मौका ढूंढ लिया। वेयरवुल्फ और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो बस लूमियन के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था और उसकी अंतड़ियां आवारा कुत्तों को खिलाना चाहता था। एक सरसराहट के साथ लूमियन, जो गली के एग्जिट की तरफ भागा था, हाई स्पीड पर मुड़ा और बाईं ओर दौड़ने लगा। वेयरवुल्फ ने कुछ ही कदमों में उसे पकड़ लिया और टारगेट के भागने वाले रास्ते का पीछा किया। हालांकि अंधेरे में उसके सामने लगभग 1 मीटर ऊंचा बैरिकेड आ गया। लूमियन पहले से ही तैयार था। उसने हाथ नीचे टिकाया और स्थिति का फायदा उठाते हुए पलटी मारकर ऊपर से कूद गया। वेयरवुल्फ को यह बहुत देर से समझ आया और उसके पास दूसरी चाल के लिए समय नहीं था। वो केवल जल्दी में ऊपर कूदने या सीधे बैरिकेड से टकराने के बीच चुन सकता था। अपने पैरों में ताकत लगाते हुए उसने बैरिकेड के ऊपर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की गति रोकी नहीं जा सकी। पूरी तरह ऊपर चढ़ने से पहले ही उसके पैर उस बाधा में फंस गए। थड! वेयरवुल्फ बैरिकेड से नीचे गिर गया। गिरने की वजह से उसे तारे दिखाई देने लगे। लूमियन एक बार फिर रुक गया। अपनी जेब में एक हाथ डाले उसने दुश्मन की ओर देखा। उसके चारों ओर फायर रेवेंस की एक नई लहर बनी और बैरिकेड के निचले हिस्से की ओर उड़ गई। वेयरवुल्फ ने लुढ़कने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कम से कम 10 जलते हुए रेवेंस ने उसे निशाना बनाया। उसके पेट का घाव, जिस पर अब कोई दबाव नहीं था, फिर से खुल गया और खून से सनी अंतड़ियां बाहर आने लगीं। तभी वेयरवुल्फ को एहसास हुआ कि वो दूसरे के बिछाए जाल में फंस गया है। उसने अपनी कुछ समझदारी वापस पाई और अपने कमजोर शरीर और अस्थिर हालत का जायजा लिया। उसने अपने शरीर की आग बुझाई और भागने की कोशिश में संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उस वक्त लूमियन की चिढ़ाने वाली आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं बताया कि हंटर्स के जाने पहचाने माहौल में नहीं लड़ना चाहिए? तुमने वाकई रू एनार्ची और आसपास के इलाकों में मेरा पीछा करने की हिम्मत की। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि दिमाग जरूरी है, लेकिन तुम्हारे पास है ही नहीं। वेयरवुल्फ का दिमाग सन्न रह गया और वो हद से ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने अपनी समझदारी को जानबूझकर कुर्बान कर दिया और अपनी इच्छा के साथ फट पड़ा, जिससे उसका शरीर हर तरह से मजबूत हो गया। वो एक लूनाटिक बन गया था। उसने एक बार फिर लूमियन का पीछा किया। कभी कभी लूमियन अचानक रुक जाता और जवाबी हमला करता। दूसरी बार वो किसी कोने से पत्थर की मूर्ति के हाथ के नीचे छिप जाता। जब वेयरवुल्फ किसी बाधा से टकराता तो लूमियन पीछे मुड़ता और लाल फायर रेवेंस की बौछार कर देता। कभी कभी वो अंडरग्राउंड ट्रायर में घुसने का नाटक करता, लेकिन घात लगाकर बैठ जाता और आने वाले हमले का इंतजार करता। जैसे जैसे पीछा जारी रहा, वेयरवुल्फ आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसका शरीर टूटने की कगार पर लड़खड़ा रहा था। अपनी पागलपन वाली हालत से होश में आते ही उसे खतरे का गहरा एहसास हुआ। वो बस इस इलाके को छोड़कर लिमाश डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन से भागना चाहता था। उसी समय लूमियन रुक गया, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। वह मुड़ा और मुस्कुराया। उसने देखा कि वेयरवुल्फ पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से भाग रहा था, जबकि वो अपने हाथ में एक चमकता हुआ सफेद भाला बना रहा था। लूमियन ने अपना शरीर घुमाया और वो जलता हुआ भाला फेंक दिया। रोशनी की एक चमकती सफेद धारा हवा को चीरते हुए निकली, जिसने वेयरवुल्फ के छलनी शरीर को भेद दिया, उसे जमीन से चिपका दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। अचानक लगी आग के बीच लूमियन जेब में एक हाथ डाले दुश्मन की ओर चल पड़ा। उसके पीछे लाल फायर रेवेंस प्रकट हुए, जो वेयरवुल्फ की ओर सीटी बजाते और घूमते हुए आए। वे उसके घावों में घुस गए, उसके दिल, फेफड़ों और अन्य अंगों को तबाह कर दिया। जब तक लूमियन अपने टारगेट तक पहुंचा, म्यूटेंट की सांसें थम चुकी थीं। वो मर चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, जो पछतावे और डर से भरी थीं। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम बस हमारे सवे मॉब के बॉस के पास जा सकते थे, है ना? लूमियन ने वेयरवुल्फ की ओर नीचे देखते हुए अपना सिर हिलाया। क्या तुमने गार्डनर मार्टिन की हत्या के लिए मुझे कठपुतली बनाने की योजना बनाई थी? क्या तुम वाकई गैंगस्टर्स के बारे में इतना कम सोचते हो? तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें अहंकारी बना दिया। इससे पहले लूमियन ने एक कठिन लड़ाई की तैयारी की थी। उसने यहां तक कि एक सीक्वेंस 6 के लिए भी तैयारी कर ली थी।
उसका भागने का रास्ता हमेशा रू दे ब्लूज ब्लॉश के पास था। वहां पहुंचकर वो फ्रैंका का ध्यान खींच सकता था और गुप्त रूप से दुश्मन के खून का इस्तेमाल करके एक घातक शाप डलवा सकता था। लुमियन ने एवेन्यू ड्यू मार्श पर एक आग के गोले से होने वाले धमाके का इस्तेमाल करके हंगामा खड़ा करने और दुश्मन को डराने के बारे में भी सोचा था, अगर टीम वर्क के साथ भी उसे पकड़ना मुश्किल साबित होता। लेकिन दुश्मन के पागलपन और मारने की इच्छा ने लुमियन को शक में डाल दिया था कि क्या वो समझदारी से सोच पाएगा और लड़ाई को जल्दी खत्म कर पाएगा ताकि ऑफिशियल बियॉन्डर्स के पीछा करने से बच सके। उसे खुद सुबह होने तक टिके रहना था। नीचे झुककर लुमियन ने वेयरवुल्फ के कपड़ों की तलाशी ली, जिसमें केवल 3 वर्ल्ड डियोर के सिक्के, जले हुए नोट और एक खाली बटुआ मिला। क्या तुमने कभी मुझे रिश्वत देने के बारे में नहीं सोचा? क्या तुम मुझे डराने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहते हो? लुमियन ने दुखी दिल से गाली दी। वो बहुत निराश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इस वेयरवुल्फ के बिस्टोर्ड होने की संभावना कम थी। जल्द ही इसमें से एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक निकल सकती थी, जिसमें सीक्वेंस 9 और सीक्वेंस 8 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल हों, जिसकी कीमत 30,000 से 40,000 वर्ल्ड डियोर या उससे भी अधिक हो सकती थी। वो इसका इस्तेमाल शैडो ब्रांच को पूरा करने, जादुई चीजें बनाने या इसे अधिक उपयुक्त बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बदलने के लिए कर सकता था। उसने जो छोटे धमाके किए थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए लुमियन सड़क पर ज्यादा देर नहीं रुका। वेयरवुल्फ की लाश को जल्दी से ठिकाने लगाने के बाद उसने उसे उठाया और साल दे बाल ब्रीज के पिछले दरवाजे पर ले आया। सरकोटा और सवॉय मॉब के अन्य सदस्य लाशों को ठिकाने लगाने के लिए अजनबी नहीं थे। उन्होंने तुरंत शरीर को एक बैग के अंदर रख दिया और रास्ते में खून साफ करने के लिए लोगों को भेज दिया। लुमियन ने बॉडी बैग को साल दे बाल ब्रीज की बग्गी में डाल दिया। उसका पूरा इरादा उसी रात गार्डनर मार्टिन से मिलने का था। सफर के दौरान उसने कई बार बॉडी बैग खोला और आखिरकार लाश से एक काली हरी रोशनी निकलते देखी, जो एक नुकीले कुत्ते के दांत, कैनाइन फैंग के साथ जुड़ गई। कुछ सेकंड बाद लुमियन ने ये अजीब काला हरा दांत हासिल कर लिया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दांत को बॉडी बैग में ही रखने का फैसला किया और देखने लगा कि गार्डनर मार्टिन क्या करेगा। कमांडिंग ऑफिसर के व्यवहार के आधार पर लुमियन जानता था कि समय आने पर वो उसे जरूर इनाम देगा। वो वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक सौंप सकता है, इसे दूसरे से बदल सकता है या इसे मार्केट रेट पर खरीद सकता है। जो भी हो, लुमियन इसके बारे में ईमानदार रहने के लिए तैयार था। सुबह के करीब 1 बजे साल दे बाल ब्रीज की बग्गी क्वार्टियर de la कैथेड्रल कमेमोरेटिव में 11 रू डे फॉन्टेन्स पर रुकी। लुमियन ने बिना किसी औपचारिकता के लोहे की बाड़ वाले दरवाजे के पास की रस्सी खींची, जिससे उस सलेटी सफेद 3 मंजिला विला में घंटियां गूंज उठीं। जल्द ही सदर्न कॉन्टिनेंट मूल का एक नौकर आया और उसने दरवाजा खोला। हालांकि वो नींद से जगाए जाने पर नाखुश लग रहा था। जब उसने लुमियन के जले हुए और फटे हुए कपड़े और उसके पीछे घसीटे जा रहे बॉडी बैग को देखा, तो उसका व्यवहार एक विनम्र नौकर जैसा हो गया। लुमियन बॉडी बैग को विला के अंदर ले आया और फॉस्टिनो से मिला, जो बटलर था और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का सदस्य भी था। अपनी बोटाई ठीक करने के बाद फॉस्टिनो ने लुमियन और बॉडी बैग को कुछ सेकंड तक घूर कर देखा और फिर हैरानी से पूछा, ये क्या है? एक अजीब आदमी, लुमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फॉस्टिनो ने आगे कोई पूछताछ नहीं की और लुमियन को पहली मंजिल के एक्टिविटी रूम में ले गया। वहां गहरे नीले रंग का रेशमी गाउन पहने गार्डनर मार्टिन एक रिक्लाइनर पर बैठा था और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बॉडी बैग में कौन है? तुम्हारे लिए रात भर यहाँ भाग कर आना ये साधारण नहीं लगता। लुमियन ने बॉडी बैग खोला और वेयरवुल्फ की लाश और उस अजीब काले हरे दांत को एक्टिविटी रूम के कालीन पर पटक दिया। एक ही नजर में गार्डनर मार्टिन के हाव भाव गंभीर हो गए। एक वेयरवुल्फ? लुमियन हंसा। वो मेरे पास हमारे सवॉय मॉब के बॉस की पहचान पूछने आया था। वो तो मुझे कंट्रोल करना चाहता था और मुझे अपनी कठपुतली बनाना चाहता था। गार्डनर मार्टिन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, और क्या? लुमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, फिर मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर कमांडिंग ऑफिसर के पास खड़े बटलर फॉस्टिनो ने जमीन पर पड़ी वेयरवुल्फ की लाश को देखा और फिर लुमियन को, जिसके कपड़े साफ तौर पर जले और फटे हुए थे। उसके चेहरे पर अब शांति और संयम नहीं था। गार्डनर मार्टिन की आंखें छोटी हो गईं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने आह भरी और कहा, दुर्भाग्य से तुम आत्माओं से बात करना चैनल स्पिरिट्स नहीं जानते। हमने बहुत सारी जानकारी खो दी। लुमियन कहना चाहता था, शायद मुझे एक ऐसी जादुई चीज की जरूरत है जो आत्माओं से बात कर सके, लेकिन उसे चिंता थी कि ये इनाम का एक हिस्सा ले लेगा और शैडो ब्रांच के मेल को खो देगा। गार्डनर मार्टिन ने आगे कहा, मैं आगे की जांच और जवाब की व्यवस्था करूंगा। अभी इसके बारे में चिंता मत करो। जब तुम्हें अपना मिशन पूरा करने की जरूरत होगी, मैं तुम्हें सूचित करूंगा। वो क्या कर रहा है? वो साधारण नहीं लगता। लुमियन ने वेयरवुल्फ की लाश की ओर देखा और जानबूझकर अपनी उलझन जाहिर की। गार्डनर मार्टिन ने अपना सिर हिलाया।
मैं अभी पक्का नहीं कह सकता। फिर उसने लूमियन की ओर देखा और मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या तुम्हें ये वेयरवुल्फ का दांत चाहिए या कुछ और? विकल्प क्या है? लूमियन बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। चैप्टर 296 रिक्वेस्ट। गार्डनर मार्टिन को लूमियन की सीधी बात करने की आदत थी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, अगर तुम तुरंत सौदा करना चाहते हो तो मेरे पास वेयरवुल्फ के दांत के बराबर कीमत की 3 चीजें हैं। पहली चीज शैडो ब्रेसलेट है, एक ऐसी जादुई चीज, मिस्टिकल आइटम, जो तुम्हें बड़े सायों में छिपने की इजाजत देती है। ये कुछ खास काबिलियत वाले शैडो सर्वेंट को बुला सकता है और किसी हद तक दुश्मनों को रोकने के लिए सायों में जान फूंक सकता है। ये एक अशुभ चीज है। इसे इस्तेमाल करने वाले 1/3 से ज्यादा लोग पागल हो चुके हैं, जबकि अन्य 1/3 रहस्यमयी तरीके से इसके बिना गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। जो लोग बचे हुए हैं वे ठीक तो लगते हैं, लेकिन वे अक्सर कान बजने, टिनिटस और अजीब आवाजों के भ्रम की शिकायत करते हैं। हाल के सालों में, जब तक कोई खास वजह ना हो, किसी ने भी इस जादुई चीज को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की है। लूमियन ने अपनी नजरों से अपनी उलझन जाहिर की। तो फिर आप मुझे ये ऑफर क्यों दे रहे हैं? क्या मैं आपको कोई पागल या बेवकूफ लगता हूँ? गार्डनर मार्टिन मुस्कुराया और समझाया, मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्हें शैडो ब्रेसलेट के साथ कोई परेशानी नहीं हुई। मैं इसके बुरे असर को कम करने का एक तरीका जानता हूँ, लेकिन वो मैं तुम्हें तभी बता सकता हूँ जब तुम इसे चुनोगे। तुमने कब से ये वहम पाल लिया कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? लूमियन ने अपनी चिंताओं को दबाया और अपनी जुबान पर काबू रखा। उसने सोचा कि गार्डनर मार्टिन, जो 13th एवेन्यू डिमार्श की गड़बड़ी से दूषित करप्टेड हो चुका था, शायद उन लोगों से बेहतर नहीं था जो पागल हो गए थे या गायब हो गए थे। मैडम मैजिशियन के भ्रष्टाचार, करप्शन के वर्णन के अनुसार उसके सामने खड़ा व्यक्ति शायद पहले वाला गार्डनर मार्टिन नहीं था। गार्डनर मार्टिन ने लूमियन की ओर देखा और मुस्कुराया। असल में मेरे सामने इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। उससे तुम एक ऐसे हंटर नहीं लगोगे जो सीक्वेंस 6 तक नहीं पहुंचा है। अगर तुम कुछ ऐसा कहोगे जिससे मुझे उकसावा, प्रोवोक मिले, तो मैं शायद सिर्फ कटाक्ष, सार्केज्म में जवाब दूंगा। देखो, क्या एल्बस अभी भी जिंदा और ठीक नहीं है? जी हाँ, सीओ सर, लूमियन ने जवाब दिया, उन राजों को नहीं खोला जिन्हें आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर को नहीं बताया जा सकता था। गार्डनर मार्टिन अपने रिक्लाइनर से उठा और बात जारी रखी। दूसरी चीज एक स्पिरिट मीडियम द्वारा पीछे छोड़ी गई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। क्या तुम जानते हो कि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लूमियन ने शांति से जवाब दिया, एक बियॉन्डर जीव को मारने से पोषण बनाने के लिए मुख्य सामग्री, इंग्रेडिएंट्स मिलती है। एक बियॉन्डर को मारने से निश्चित रूप से उसकी जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी, जैसे हैमर 8 से मिली पारदर्शी सुनहरी लाल गेंद और ये वेयरवुल्फ का दांत। मेरा मानना है कि ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सभी एक पोषण के बराबर होती हैं। इसमें अतिरिक्त मुख्य सामग्री इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, सही ना? गार्डनर मार्टिन ने तारीफ में सिर हिलाया। सही कहा, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही है। गार्डनर मार्टिन ने लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में गहराई से नहीं बताया, जैसे उसे विश्वास हो कि इसमें कई ऐसे राज शामिल हैं जिन्हें लूमियन अभी नहीं समझ सकता। अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर गार्डनर मार्टिन बिना जली हुई चिमनी के सामने टहलने लगा। स्पिरिट मीडियम, इसके नाम से तुम इसके जरिए बनाई गई जादुई चीज की काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हो। बेशक, तुम्हें क्या मिलेगा ये एक आर्टिसान की काबिलियत पर निर्भर करता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये एक आई ऑफ डेथ होनी चाहिए, जो किसी को एक ज़ोंबी के रूप में खुद को छिपाने और सड़न, ठंड, मौत और अन्य आभा ऑरास के असर को झेलने की इजाजत देती है। ये मरे हुए जीवों, अनडेड क्रीचर्स की कमजोरियों को भी पहचान सकती है और असली दुनिया में प्राकृतिक आत्माओं और विभिन्न मरे हुए जीवों से सीधे संपर्क कर सकती है, जिससे कई जादुई असर पैदा किए जा सकते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारे पास ये सभी काबिलियतें हो सकती हैं। इस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को अपने साथ ले जाने की कोशिश न करना, वरना तुम आसपास की आत्माओं और मरे हुए जीवों का निशाना बन जाओगे। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम पर कब कोई अजीब हमला हो जाए। सुनने में ये जितना प्रभावशाली था, ये किसी हद तक एक कॉन्ट्रैक्टी जैसा ही था, ताकत पाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना। लूमियन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और पूछा, और तीसरी चीज? गार्डनर मार्टिन वापस अपने रिक्लाइनर पर बैठ गया। वो भी एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। अगर तुम इसे अपने पास रखते हो तो तुम खुद को काफी भाग्यशाली पाओगे। ये कई मामलों की बारीकियों में दिखाई देगा। इससे जुड़ा सीक्वेंस का नाम लकी वन है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि किस्मत में डूबे रहना अक्सर तबाही की शुरुआत होती है। इसके अलावा ये तुम्हें ऐसी चीजें देखने की इजाजत दे सकता है जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। मॉन्स्टर पाथवे का सीक्वेंस 7। लूमियन को औरोर की किताबों, ग्रिमवाज की बातें याद आईं। मॉन्स्टर पाथवे, जिसे फेट पाथवे के रूप में भी जाना जाता है, अपनी उच्च आध्यात्मिक धारणा, स्पिरिचुअल परसेप्शन और नियति फेट के साथ करीबी संबंध के लिए जाना जाता था। लूमियन हंसा और बोला,
अंत में लकी वन एक बदकिस्मत तरीके से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में बदल गया। क्या विडंबना है। गार्डनर मार्टिन सहमत हुआ। बुरी किस्मत को कम मत समझना और किस्मत पर भरोसा मत करना, वरना तुम भी एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बन सकते हो। बहुत दार्शनिक बात है। लूमियन ने अनुभव और सबक से भरे इन शब्दों को नोट कर लिया। उसने ध्यान से गार्डनर मार्टिन की बातों को याद किया और महसूस किया कि वो उन सीक्वेंस से जुड़ी जानकारी देने में कंजूस नहीं था। सिर्फ स्पिरिट मीडियम और लकी वन की काबिलियत के वर्णन ही कई जादुई सभाओं, मिस्टिकल गैदरिंग्स में अच्छी कीमत दिला सकते थे। गार्डनर मार्टिन ने जमीन पर पड़े काले हरे दांत की ओर इशारा किया। ये एक वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। एक बार जादुई चीज में बदल जाने के बाद इसे शक्तिशाली स्व उपचार, सेल्फ हीलिंग क्षमताएं प्रदान करनी चाहिए। एक वेयरवुल्फ में बदलने की अनुमति देनी चाहिए और समझदारी, रैशनैलिटी की कीमत पर ताकत का एक छोटा विस्फोट देना चाहिए। लेकिन जैसा कि तुमने देखा, वेयरवुल्व्स हमेशा मारने और खून की प्यास से प्रभावित होते हैं। पूर्णिमा या ब्लड मून के दौरान अपना दिमाग और नियंत्रण खोने का खतरा बना रहता है। क्या तुमने फैसला किया है कि कौन सी चीज चुननी है? अगर तुम बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स चुनते हो तो मैं तुम्हें एक आर्टिसन से संपर्क करने में मदद कर सकता हूं और बनाने की फीस में सहायता कर सकता हूं। ये उस योगदान का इनाम है जो तुमने आज रात दिया है। जिस आर्टिसान को आप काम पर रख रहे हैं, क्या वो एक सेंट है? अगर आपको पता चले कि मैं एक शैडो ब्रांच छिपा रहा हूं, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? लूमियन ने अपने विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया। सबसे पहले उसने शैडो ब्रेसलेट को हटा दिया, जिसके मिस्टर के पाथवे की एक जादुई चीज होने का शक था। मिस्टर के जल्द ही अपने इनामों में इसी तरह के लेकिन बेहतर विकल्प दे सकते थे। इसके अलावा शैडो ब्रेसलेट के बुरे असर बहुत खतरनाक थे। भले ही गार्डनर मार्टिन ने उन्हें कमजोर करने का दावा किया था, लूमियन ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। सबसे जरूरी बात यह थी कि ऐसा जोखिम उठाना बेकार था। एक स्पिरिट मीडियम मेरी कमियों को पूरा कर सकता है, लेकिन ये शैडो ब्रांच के साथ मेल नहीं खाता। मैं इंसानी और भूतिया जज्बातों, लिंगरिंग ह्यूमन गोस्ट इमोशंस के असर वाली जादुई चीज नहीं बना सकता। हाँ, कुछ काबिलियतें एक कॉन्ट्रैक्टी के साथ मेल खाती हैं। क्या लकी वन ये पक्का कर सकता है कि शैडो ब्रांच हमेशा सही इच्छाओं, डिजायर्स को ट्रिगर करे? वेयरवुल्फ की समझदारी की कुर्बानी और हिंसक होने का असर शैडो ब्रांच के साथ काफी मेल खाता है। मुझे आश्चर्य है कि ये किस तरह की जादुई चीज पैदा करेगा। कुछ मिनटों के विचार के बाद लूमियन ने अपना फैसला किया। मुझे लकी वन चाहिए। उसके वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ने की मुख्य वजह समझदारी खोने का संभावित बुरा असर था। दूसरे लोग इसके असर को कम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, जैसे इसे केवल दुश्मनों का सामना करते समय इस्तेमाल करना या चांद की कुछ स्थितियों, लूनर फेजेस से बचना। लेकिन लूमियन वो जोखिम नहीं उठा सकता था। एक बार भी दिमाग पर काबू खोने का मतलब ये हो सकता था कि टर्मीबोरस उसका फायदा उठाए और सील का संतुलन बिगड़ जाए। इसके अलावा वो किसी तरह से इनेविटेबिलिटी डोमेन से जुड़ा एक बियॉन्डर था। भविष्य में जब वो उच्च सीक्वेंस पर पहुंचेगा तो वो लकी वन गुण के जरिए जादुई चीज के असर को बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। जहां तक उन चीजों को देखने की बात थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए, लूमियन के पास पहले से ही मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस थे, इसलिए वैसी ही किसी और चीज से उसे कोई परेशानी नहीं थी। गार्डनर मार्टिन हैरान लगा। उसे उम्मीद थी कि लूमियन स्पिरिट मीडियम बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और शैडो ब्रेसलेट के बीच चुनाव करेगा। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाला और आगे कोई पूछताछ नहीं की। एक मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, इंसान अच्छी किस्मत के दीवाने होते हैं। सवॉय मॉब का बॉस, आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का कमांडिंग ऑफिसर थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी रूम से बाहर निकला और ऊपर चला गया। कुछ मिनटों बाद वो कांच के एक पारदर्शी जार के साथ लौटा जिसका इस्तेमाल कभी मिठाइयों के लिए किया जाता था। जार के अंदर पारे, मर्क्यूरी के रंग की एक आंख की पुतली पड़ी थी जो दाएं बाएं घूम रही थी जैसे कि वो जिंदा हो। इसे ले जाने और रखने के लिए इसे एक संकरी अंधेरी जगह में रखें, गार्डनर मार्टिन ने निर्देश दिया और जार को काले कपड़े में लपेट दिया। लूमियन को वो चीज थमाते हुए उसने जोड़ा, हर 7 दिन में जार बदल देना। शुक्रिया सीओ सर। लूमियन ने लकी वन बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक वाला कांच का जार अपनी जेब में रख लिया। गार्डनर मार्टिन ने यह नहीं सोचा कि लूमियन ने उसे आर्टिसान से संपर्क करने के लिए क्यों नहीं कहा। एक जादुई चीज के असली असर ऐसी चीज थे जिन्हें मालिक जितना हो सके गुप्त रखना चाहता था। एक अज्ञात आर्टिसान को खोजना राज बनाए रखने के लिए ज्यादा बेहतर था। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, लूमियन ने खुद ही मामला उठाया। सीओ सर, मैं मुफ्त आर्टिसन सर्विस के बदले कोई दूसरा इनाम लेना चाहूंगा। जिज्ञासा से गार्डनर मार्टिन ने पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? लूमियन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। किसी को खोजने में मेरी मदद करें। किसे? गार्डनर मार्टिन को एक अंदाजा था। लूमियन के हाव भाव गंभीर हो गए। गियोम बेने।
चूंकि आप जानते हैं कि मैं कॉर्ड्यू से हूं, तो आपने पाद्रे पाड्रे का वांटेड पोस्टर जरूर देखा होगा। मैं उसका पीछा कर रहा हूं इस उम्मीद में कि उस पाखंडी हेरेटिक को पकड़ सकूं जिसने मेरे लिए तबाही मचाई। मुझे अभी जानकारी मिली है कि वो अगले हफ्ते क्वार्टियर डिला प्रिंसेस रूज में दिखाई दे सकता है। सीओ सर, मैं उसे खोजने में आपकी सहायता चाहता हूँ। गार्डनर मार्टिन ठहाका मारकर हंस पड़ा। मुझे लगा था कि तुम इसे खुद संभालना चाहते हो, दर्द सहते हुए, अकेले पीछा करते हुए और गुपचुप तरीके से बदला लेते हुए। बहुत बढ़िया। तुमने मेरी उम्मीद से जल्दी एक संगठन की ताकत का फायदा उठाना सीख लिया है। ये ऐसी चीज है जिसे एक हंटर को समझना चाहिए। मैं तुम्हारी गुजारिश मान लेता हूँ। चैप्टर 297, इन्फॉर्मेंट कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट डिस्ट्रिक्ट वापस जाते समय लूमियन बग्गी की दीवार से सटकर बैठ गया और पूरी स्थिति के बारे में फिर से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने एक समस्या पर ध्यान नहीं दिया था। एक सीक्वेंस 7 एक मामूली से मिशन के दौरान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और अब उसके मारे जाने का शक है। क्या उसके पीछे जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है वो बस ऐसा दिखावा करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या वे आज रात ही सच जान लेंगे और जांच शुरू कर देंगे? एक कंस्पायरर होने के नाते ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉस ने इस बारे में न सोचा हो। फिर भी उन्होंने मुझे चेतावनी नहीं दी और अकेले घर जाने दिया। क्या वे मुझे चारे बेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, वेयरवुल्फ के पीछे जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद आज रात कोई कदम ना उठाए। जब तक वे होश में रहेंगे, उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि उनका एक लापता साथी एक बड़ी समस्या है। ऐसा लगता है कि सवॉय मॉब उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कुछ समय के लिए रुक जाता जब तक कि आगे की घटनाएं सामने ना आ जाएं। फिर मैं सवॉय मॉब की असली स्थिति का पता लगाने के लिए अफरा तफरी का इस्तेमाल करता। बेशक, अगर उनके पास किसी एंजल का प्रोटेक्शन है और वे उसे कुछ समय के लिए साल्डेबाल ब्राइज में उतार सकते हैं तो वे जो चाहें कर सकते हैं। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो भले ही वो वेयरवुल्फ अहंकारी था, पर वो इतना बेवकूफ या लापरवाह नहीं था। वह बस एक औसत एवरेज दर्जे का था। उसने जरूर पहले सवॉय मॉब के कुछ साधारण सदस्यों को पकड़ा होगा और उस लीडर को निशाना बनाने से पहले कुछ लीडर्स की स्थिति का अंदाजा लगाया होगा जो हाल ही में सवॉय मॉब में शामिल हुआ है, यानी मैं। लॉजिकली देखा जाए तो मैं सवॉय मॉब के मुख्य मामलों में शामिल नहीं रहा होता। मैं ज्यादा राज नहीं जानता होता और मेरे कारण ज्यादा उलझने पैदा नहीं होती। इसके अलावा सवाई मॉब के साधारण सदस्य ये नहीं जानते कि मैं पायरोमेनियाक बन चुका हूँ। मेरे हालिया मुकाबलों के रिकॉर्ड के आधार पर उस आदमी को लगा होगा कि वो मुझे आसानी से संभाल सकता है। आमने सामने की लड़ाई में एक वेयरवुल्फ जिसकी हीलिंग पावर ज्यादा हो, स्पीड तेज हो, ताकत ज्यादा हो और फुर्तीले रिफ्लेक्स हों, जिसके पंजे बियॉन्डर हथियारों के बराबर हों, वो एक प्रोवोकर से कहीं ज्यादा बेहतर है। जब तक लूमियन साल डिबाल ब्रीज वापस पहुंचा, उसने स्थिति को सुलझा लिया था। उसने अपनी जेब में रखे मिस्टर के हाथ की उंगली को छुआ और अनजान बनते हुए दूसरी मंजिल के कमरे में चला गया। उसने हाथ मुंह धोया और सोने चला गया। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही सूरज निकलने लगा, जेना जल्दी में 17 रू पास्टोर से बाहर निकली। उसके मुंह में टोस्ट का एक टुकड़ा था। कल रात वो अपने भाई से मिलने गई थी। वो आधी रात तक उस बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं, जिसे वो अपनी माँ के साथ शेयर करती थी, और आखिरकार उसे नींद आ गई। वो सुबह जल्दी उठ गई, क्योंकि वो अपने पड़ोसियों से नहीं मिलना चाहती थी, जो सीलिया बेलो नाम की वांटेड अपराधी के बारे में पूछताछ कर सकते थे। अभी भी अंधेरा था और सड़कें ज्यादातर खाली थीं। जना कुछ वेंडर्स और राहगीरों के पास से गुजरी और रू सैं हिलेर के पास एक गली में मुड़ गई जो और भी ज्यादा सुनसान थी। तभी उसने एक जाना पहचाना चेहरा अपनी ओर आते देखा। वो सांवले रंग का आदमी था, जिसके होंठ मोटे थे और हल्के पीले बाल अच्छी तरह संवरे हुए थे। उसकी रगों में सदर्न कॉन्टिनेंट का खून था और उसकी नाक के ऊपर टेप का एक छोटा टुकड़ा लगा था। उसने हल्के रंग की शर्ट और पीली जैकेट पहनी थी और उसकी छाती पर सोने का सन सेक्रेड एम्बलम लगा हुआ था। सन सेक्रेड एम्बलम? जेना के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि उसे याद आया कि वो कौन था। वो इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का एक बियॉन्डर था जो कभी ह्यूग्स आर्टवास की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। जेना का मन हुआ कि वो मुड़कर गली से भाग जाए, लेकिन उसने देखा कि इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का एक और बियॉन्डर गली के बाहर पहरा दे रहा है। वो भी वही बियॉन्डर था जिसने ह्यूग्स आर्टवास की सुरक्षा की थी। वैलेंटाइन की आंखें झील के पानी से भी ज्यादा नीली थीं और उसके चेहरे के भाव ठंडे थे। जेना रुक गई और अपनी सांसें थाम लीं। उसका दाहिना हाथ कमर पर टिक गया। वो किसी भी पल अपनी छिपी हुई रिवॉल्वर और खंजर निकालने के लिए तैयार थी। उसकी सावधानी को देखकर इम्रे ने तुरंत आवाज दी, रिलैक्स, हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए हैं। फ्रैंका के उस विश्लेषण को याद करते हुए कि ऑफिशियल बियॉन्डर्स उसे एक मुखबिर इन्फॉर्मेंट बना सकते हैं, जेना थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर भी इम्रे और वैलेंटाइन को शक की निगाहों से देखती रही।
इमरे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वाइल्ड बियॉन्डर्स का खात्मा तो करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। उन अफवाहों से मत डरो कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये ट्रायर है। वे वाइल्ड बियॉन्डर्स जो वाकई में पापी नहीं हैं, उनका ऐसा अंजाम नहीं होता। बेशक ऐसे मामले दूसरे प्रांतों, गांवों और छोटे शहरों में होते हैं। जेना को ऑफिशियल बियॉन्डर्स के इरादों पर और यकीन हो गया। उसने नासमझ होने का नाटक किया और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इमरे मुस्कुराया, हमें उम्मीद है कि तुम हमारे साथ सहयोग करोगी। असल में अगर हमने तुम्हें जानबूझकर जाने नहीं दिया होता तो तुम बहुत पहले ही गिरफ्तार हो चुकी होती। जेना ने एक पल के लिए सोचा कि ह्यूग्स आर्टवास की हत्या के बाद वो कैसे एक शांत जिंदगी जी पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सहयोग? इमरे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं इमरे हूँ, इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च की इंक्विजिशन का एक प्योरीफायर। ये मेरा साथी है वैलेंटाइन। हर वाइल्ड बियॉन्डर को हमारी सद्भावना और सहयोग का मौका नहीं मिलता। हमने तुम्हारी स्थिति को देखा है और पुष्टि की है कि तुम भी भगवान में विश्वास रखती हो और तुमने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है। इसके अलावा सुपर पावर मिलने के बाद भी तुमने खुद पर काबू रखा और ह्यूग्स आर्टवास को मारने के अलावा अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हम तुम्हारी नफरत और तुम्हारे चुनाव को समझते हैं। आखिरकार वो एक पाखंडी था जो मौत का हकदार था। किसी को भी भगवान की तरफ से उसे शुद्ध करने का अधिकार है। तुम्हें ये जानना चाहिए कि अगर हमने जानबूझकर इसे अनदेखा न किया होता तो तुम पार्लियामेंट के सदस्य के ऑफिस से बचकर नहीं निकल पाती। जेना ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे ये बात बाद में समझ आई हो। इमरे ने बात जारी रखी, चूंकि तुम एक ऐसी विश्वासी हो जो खुद के प्रति सच्ची रहती हो और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करती, हम तुम्हें अपना मुखबिर बनने और हमें जरूरी जानकारी देने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हम बस चाहते हैं कि तुम ऐसी किसी भी चीज पर नजर रखो जो मार्केट डिस्ट्रिक्ट और ट्रायर में तबाही ला सकती हो। खुद के प्रति सच्ची रहना और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करना। मैं पहले ऐसी ही थी, पर क्या मैं भविष्य में ऐसी रह पाऊंगी? जेना ने खुद का मजाक उड़ाते हुए सोचा। वो उन्हें बताना चाहती थी कि वे बहुत देर से आए हैं और अब वो वैसी नहीं रही। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, मैं भी मार्केट डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके जरिए उन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकूं जो इस जगह को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने चतुराई से सहयोग करने की इच्छा जताई। उसी पल जेना को कुछ याद आया और वो बोल पड़ी, मुझे 2 दिन पहले कुछ पता चला था। क्या? इमरे ने हैरानी में अपने साथी वैलेंटाइन की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी नई मुखबिर इतनी जल्दी जानकारी दे देगी। जेना ने बताया कि कैसे उसने एक रहस्यमयी सभा में हिस्सा लिया था जहां उसने डीप वैली क्लॉइस्टर के गेटकीपर के गायब होने के बारे में सुना था। उस काम को स्वीकार करने के बाद उसने बताया कि कैसे वो और उसका साथी गलती से एक नकली आंख, साइबरनेटिक आइड वाले भिक्षु से टकरा गए जो पास की एक खदान में घुस रहा था, और उसने एक गुप्त गुफा खोली जो इंसानी हाथों और पैरों से भरी थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने अपने साथी की पहचान और नाम, साथ ही उस रहस्यमयी सभा के समय और स्थान को गुप्त रखा। इमरे और वैलेंटाइन के चेहरे पर खुशी और गंभीरता का मिला-जुला भाव था। वे इस अप्रत्याशित फायदे से खुश थे, लेकिन स्थिति की अजीबोगरीब सच्चाई ने उन्हें परेशान भी कर दिया। बहुत अच्छे। हमें इसी तरह के सहयोग की जरूरत है। जेना के अपनी बात पूरी करने के बाद इमरे ने तारीफ की। वैलेंटाइन ने बेबसी में सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि उसे ऐसी मुखबिर की जरूरत नहीं दिख रही थी। ह्यूग्स आर्टवास वाली घटना ने वाइल्ड बियॉन्डर्स के प्रति उसकी सोच को काफी बदल दिया था। फिर भी वो थोड़ा भावुक था क्योंकि इमरे अकेले ही सीलिया बेलो को मना सकता था। फिर भी उसने वैलेंटाइन को इसमें शामिल करने पर जोर दिया। सुबह के सूरज की प्रार्थना करने के बाद वो घर जाकर आराम कर सकता था और अपने परिवार के साथ नाश्ते का आनंद ले सकता था। फिर भी इमरे की दलील सही थी। नियमों के अनुसार मुखबिर बनाते समय 2 प्योरीफायर्स का होना सबसे अच्छा था, खासकर उन बियॉन्डर्स के लिए जो डीमोनेस जैसे पाथवे से जुड़े हों। इमरे ने समझाया कि पिछले कुछ सालों में कई प्योरीफायर्स मुखबिर के रूप में डिमोनेसिस को तैयार करते समय या उनका पीछा करते समय उनके जाल में फंस गए थे। इससे वे प्यार में पड़ गए, चर्च को धोखा दिया और विश्वास के संकट के बीच अपना आपा खो बैठे। इसलिए ऐसे मामलों में एक दूसरे पर नजर रखने के लिए 2 प्योरीफायर्स का होना जरूरी था। भले ही जेना अभी सिर्फ एक असासन थी और उसे एक असली डीमोनेस ऑफ प्लेजर बनने में काफी समय था, पर कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकता था, खासकर एक महिला असासन के मामले में। प्रार्थना के बाद इमरे ने आगे कहा, सहयोग का मतलब है कि दोनों पक्षों को फायदा हो। जो जानकारी तुम दोगी उसके आधार पर हम तुम्हें इनाम देंगे। तुम पैसे, सामग्री, मटेरियल्स, ज्ञान, हथियार और बहुत कुछ चुन सकती हो। जेना एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर पूछा,
जो मैंने अभी बताया, क्या उसके लिए कोई इनाम मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए? इमरे ने पूछा। इंस्टिगेटर पोशन की मुख्य सामग्री जेना ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, क्योंकि उसे फ्रांका से पोशन का फॉर्मूला पहले ही मिल चुका था। इमरे हैरान नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, इस जानकारी की सच्चाई और अहमियत की जांच करने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जेना ने जवाब दिया। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा निराश भी नहीं हुई। इमरे ने सफेद कागज का एक साधारण सा टुकड़ा निकाला, जिस पर कुछ शर्तें लिखी थीं, जो उसने अभी बताई थीं। उन शर्तों में ये मांग नहीं की गई थी कि जेना का विश्वास हमेशा इटर्नल ब्लेजिंग सन के साथ रहे, लेकिन ये जरूरी था कि वो किसी दुष्ट देवता इविल गॉड में विश्वास न रखे। अनुभवी होने के नाते जेन्ना ने उन शर्तों को बार बार पढ़ा, जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि कोई समस्या नहीं है, और फिर उसने खुशी खुशी अपने असली नाम के साथ साइन कर दिए। उसने देखा कि इमरे ने शुद्ध सोने का एक फाउंटेन पेन निकाला और अपने साइन किए। फिर उसने जल्दी से नोटरी की जगह पर लाल रंग के कुछ चमकते शब्द लिखे। गायब होने से पहले एक सूरज जैसी चमक ने उस कॉन्ट्रैक्ट को घेर लिया। इमरे और वैलेंटाइन को अलविदा कहने के बाद जेना रू डे ब्लूजेस ब्लॉन्चेस की ओर चल पड़ी। डॉट 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 अपार्टमेंट 601 3 rue des Blouses Blanches। लूमियन ने सुबह होते ही फ्रैंका को नींद से जगाया, और जब उसने वेयरवुल्फ वाली घटना सुनाई तो उसे फ्रैंका के गुस्से भरे चेहरे का सामना करना पड़ा। फ्रैंका ने तुरंत अपना दिमाग शांत किया और सोचते हुए बुदबुदाई, अगर आगे की जांच होती है तो जिसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा वो या तो ज़ॉम्बी होगा या रेत। मेरा झुकाव दूसरे वाले की तरफ ज्यादा है। हाँ? लूमियन उलझन में था। फ्रैंका ने सहजता से समझाया, वे प्रिजनर पाथवे के सीक्वेंस 6 और सीक्वेंस 5 हैं। लूमियन ने आह भरी। वो अभी भी हैरान था और बोला, ऐसा लगता है कि तुम इस पाथवे को काफी अच्छी तरह जानती हो। बेशक, फ्रैंका हंसी। पूरी दुनिया में कुछ प्रिजनर पाथवे बियॉन्डर्स के अलावा बाकी 2 गुटों से जुड़े हैं। एक सदर्न कॉन्टिनेंट का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रोज स्कूल ऑफ थॉट, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, और दूसरा है। यहां वो रुकी और जानबूझकर लूमियन को चिढ़ाने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने राज खोला। मिस्टर फूल का चर्च, चैप्टर 298, रोज स्कूल ऑफ थॉट। मिस्टर फूल का चर्च? लूमियन इस जवाब से हैरान भी था और नहीं भी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि चर्च ऑफ द फूल में प्रिजनर पाथवे के इतने सारे बियॉन्डर्स होंगे, लेकिन उसने सोचा कि बाइबल के वर्णन के अनुसार किसी भी पाथवे के लोगों का वहां होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। फ्रांका मुस्कुराई और विस्तार से समझाने लगी, असल में रोज स्कूल ऑफ थॉट के प्रिजनर पाथवे बियॉन्डर्स और चर्च ऑफ द फूल के प्रिजनर पाथवे बियॉन्डर्स पहले एक ही थे। क्या वे बाद में अलग हो गए? लूमियन ने एक अंदाजा लगाया। फ्रांका ने संक्षेप में पुष्टि की, रोज स्कूल ऑफ थॉट एक बहुत पुरानी संस्था है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो फोर्थ इपॉक कैटेक्लिज्म से भी पहले का है। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना। लूमियन दंग रह गया। जब उसे पता चला था कि आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की स्थापना केवल 200 से 300 साल पहले हुई थी, तो उसे वो प्राचीन लगा था। लेकिन रोज स्कूल ऑफ थॉट की तुलना में आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर उस बच्चे जैसा लग रहा था जिसने अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया हो। फ्रांका ने आगे कहा, रोज स्कूल ऑफ थॉट मूल रूप से सदर्न कॉन्टिनेंट की एक ऑर्थोडॉक्स संस्था थी। इसने पास वैली और स्टार हाइलैंड्स पर शासन किया, जहां सरकार और चर्च एक थे, जब तक कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के देशों ने हमला नहीं कर दिया। जब हमला हुआ तो उन्होंने अपना देश खो दिया और वे अंडरग्राउंड चले गए, क्लैंडेस्टिन बन गए। एक तरफ उन्होंने उपनिवेशवादियों कॉलोनिस्ट्स का विरोध किया और उन्हें सदर्न कॉन्टिनेंट से बाहर निकालने की कोशिश की। दूसरी तरफ वे अक्सर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में आतंकवादी घटनाएं करते थे। हे, इसका उपनिवेशवाद के प्रति उनके विरोध पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बजाय उन्हें विभिन्न देशों के लोगों की नफरत झेलनी पड़ी। बेशक उनका मुख्य लक्ष्य ये नहीं रहा होगा, शायद ये पूरी तरह से खून की बलि, ब्लड सैक्रिफाइस और खास अनुष्ठानों रिचुअल्स के लिए था। वे अलग कैसे हुए? लूमियन इस सवाल को लेकर ज्यादा चिंतित था। फ्रांका फुर्सत से लिविंग रूम में 2 कदम चली। रोज स्कूल ऑफ थॉट में सदियों से अलग अलग मान्यताएं रही हैं। उनका मूल सिद्धांत इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि इच्छा शक्ति विभिन्न इच्छाओं डिजायर्स से पैदा होती है, जो हकीकत को बदलने और अविश्वसनीय कारनामे करने में सक्षम है। फिर भी इन इच्छाओं के प्रति उनके नजरिए में एक बंटवारा है। कुछ लोग भोग, इंडल्जेंस को मानते हैं, हर समय अपनी तीव्र इच्छाओं को पूरा करते हैं, यहाँ तक कि अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए खूनी या आदिम बलि के अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं। दूसरी ओर संयम टेम्परेंस गुट है, जो पोषण के नाम के अनुसार इच्छाओं को दबाने की वकालत करता है, उन्हें अपने दिल के भीतर दबाकर रखता है और केवल कठिन समय में ही उन्हें जबरदस्त ताकत पैदा करने के लिए बाहर निकालता है। इसलिए एक गुट भोग, इंडल्जेंस के लिए जाना जाता है, जबकि दूसरा संयम टेम्परेंस गुट है। प्रिजनर?
लूमियन ने मन ही मन सीक्वेंस 9 पोशन का नाम दोहराया और सोचा, मुझे लगता है कि टेम्परेंस गुड की बात सही है। कोई भी समझदार इंसान यही सोचेगा। आखिरकार शरीर दिल के लिए एक पिंजरे जैसा है और दुनिया शरीर के लिए एक पिंजरा है। पागलपन पर काबू पाना चाहिए और इच्छाओं पर लगाम लगानी चाहिए, फ्रांका ने कटाक्ष किया। लेकिन हमेशा ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग के पेंच ढीले हों। भोग, इंडल्जेंस के बाद केवल पागलपन ही बचता है। वे मुश्किल से ही अपनी बुनियादी समझ को बनाए रख पाएंगे। कोई ताज्जुब नहीं कि वेयरवुल्फ ने वैसा बर्ताव किया। ऐसा लगता है कि वो वाकई रोज स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता है। अगर उनके रैंक में अन्य लोग भी उसकी जैसी सोच रखते हैं तो यह केवल उनकी ताकत की पुष्टि करता है। बिना दिमाग के आज तक बचे रहने के लिए असाधारण ताकत और सतर्कता की जरूरत होगी। लूमियन के विचारों में मजाक और सावधानी दोनों थे। फ्रांका खिड़की से बाहर देखने लगी जैसे जैसे दिन का उजाला बढ़ रहा था और बोली, शुरुआत में इंडल्जेंस गुड और टेम्परेंस गुड एक दूसरे को मुश्किल से बर्दाश्त करते थे। अगर तुम मुझे नजरअंदाज करो तो मैं तुम्हारे या उन लोगों के मामलों में दखल नहीं दूंगा जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन बाद में इंडल्जेंस गुट ने दावा करना शुरू कर दिया कि चेंड गॉड, जिन्हें दोनों गुट मानते हैं, वास्तव में किसी दुष्ट देवता, ईविल गॉड का अवतार हैं। कोई दुष्ट देवता, इच्छाओं के सामने झुकना। लूमियन ने पुष्टि के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी। मदर ट्री ऑफ डिजायर? हाँ, फ्रांका मुस्कुराई। कोई जिसे तुम जानते हो, या यूं कहें कि एक देवता जिसे तुम जानते हो। नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानना चाहता। रोज स्कूल ऑफ थॉट वास्तव में मदर ट्री ऑफ डिजायर में विश्वास रखता है। सवॉय मॉब के बारे में वेयरवुल्फ की जांच मेरी सोच से कहीं ज्यादा जटिल लगती है। क्या ब्लिस सोसाइटी का रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ कोई संबंध है, या क्या वे ऐसी जानकारी छिपाकर रखते हैं? लूमियन गहरे सोच में डूब गया। फ्रांका ने ईमानदारी से आह भरी और कहा, इच्छा से जुड़ी ताकतें काफी उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सही मकसद के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? दुष्ट देवता पर इल्जाम लगाओ? लूमियन ने अपनी साथी को चेतावनी दी। यही बेहतर होगा कि तुम कोशिश ना करो। फ्रांका झेपते हुए मुस्कुराई और बोली, मैं अभी भी जानती हूं कि मुझे क्या कोशिश करनी चाहिए और क्या नहीं। मैं दुष्ट देवताओं से होने वाले खतरों को तुमसे बेहतर समझती हूँ। हाँ, बाद में इंडल्जेंस गुट ने टेम्परेंस गुट पर अचानक हमला कर दिया और उन्हें गहरे जख्म दिए। टेम्परेंस गुट के बाकी सदस्य बुरी हालत में भाग निकले और लंबे समय तक उनका शिकार किया गया, जब तक कि उन्हें मिस्टर फूल के पास सुरक्षा नहीं मिल गई। मैंने सुना है कि मिस्टर फूल के चर्च के सेंट शैरन कभी टेम्परेंस गुट के सदस्य थे। उसी तरह मिस्टर फूल के सिंहासन के पास वाले एंजल ऑफ द होली स्पिरिट के लिए भी कहा जाता है। इंडल्जेंस गुट इतना शक्तिशाली है कि वो एंजल लीड टेम्परेंस गुट का शिकार कर सके और उन्हें भागने पर मजबूर कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास एंजल्स हैं, और सिर्फ एक नहीं, और मिस्टर फूल का चर्च टेम्परेंस गुट की रक्षा कर सकता है। ये सब सुनने के बाद लूमियन को रोज स्कूल ऑफ थॉट के इतिहास की थोड़ी समझ मिली। वो द फूल के चर्च की ताकत पर और ज्यादा भरोसा करने लगा और बाइबल के कुछ नामों को हकीकत की महत्वपूर्ण हस्तियों से जोड़ने लगा। साथ ही वो समझ गया कि क्यों नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो एक और माइनर आर्काना कार्ड होल्डर हैं, रोज स्कूल ऑफ थॉट के हथियारों के गोदाम को उड़ाना चाहते थे। हे, क्या हमें इसे रोज स्कूल ऑफ थॉट कहना बंद कर देना चाहिए? क्या हम इसे स्कूल ऑफ इंडल्जेंस नहीं कह सकते? लूमियन ने मजाक उड़ाया। फ्रांका ने मजे में जवाब दिया, कितना बेकार नाम है। क्या तुम्हें लगता है कि हर गुप्त संस्था आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की तरह अनक्रिएटिव है? बातचीत के दौरान उन्होंने जेना के आने की आवाज सुनी। जेना ने दरवाजा खोला और लूमियन को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गई। कल रात उसके साथ कुछ हुआ था, फ्रांका ने समझाया। क्या हुआ? जेना ने लूमियन को गौर से देखा, लेकिन उसे चोट का कोई निशान नहीं मिला। फ्रांका ने संक्षेप में वेयरवुल्फ और रोज स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया, लेकिन उसने उस गहरे संबंध को नहीं बताया जो उसे लूमियन और चर्च ऑफ द फूल को जोड़ता था। जेना जितना ज्यादा सुनती गई, उतनी ही ज्यादा घबराती गई। उसे महसूस हुआ कि रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म की दुनिया में सीक्वेंस 9 कुछ भी नहीं है। जल्द से जल्द इंस्टिगेटर बनने का उसका संकल्प और मजबूत हो गया। चर्चा के बाद फ्रांका ने जोड़ा, मैं संक्षेप में ज़ॉम्बी और रेत की स्थिति समझा देती हूँ, ताकि तुम बिना कुछ जाने आगे न बढ़ो या अनजाने में किसी असामान्यता को महसूस न कर सको। वेयरवुल्फ की तुलना में एक ज़ॉम्बी का सबसे बड़ा बदलाव उनकी स्टील जैसी मजबूती है। वे आग, गोलियों या तोप के गोलों से नहीं डरते। उनके डिफेंस को तोड़ने के लिए तुम्हें एक ही जगह पर लगातार 5 से ज्यादा बार हमला करना होगा। ज़ॉम्बीज के तौर पर जब तक उनका सिर सलामत है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। उन्होंने सड़न, डिकॉम्पोजिशन, पाला फ्रॉस्ट और मौत से जुड़े जादू में भी महारत हासिल की है, जो भूतों और लाशों को जगा सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। एक रेत स्वतंत्र रूप से एक स्पेक्टर में बदल सकता है। उनके पास अब भौतिक शरीर नहीं होता और वे भौतिक चोट से नहीं डरते। उनकी जादू करने की काबिलियत काफी बेहतर हो जाती है।
वे तुम पर जबरदस्ती कब्जा भी कर सकते हैं, तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करके तुमसे खुद की जान लेने पर मजबूर कर सकते हैं। रेत स्टेट में आने के बाद वे अलग अलग शीशों के जरिए सफर कर सकते हैं और खुद को छिपाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही तुम अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट कर लो, उन्हें सीधे तौर पर देख पाना लगभग नामुमकिन है। अगर तुम्हारा सामना किसी पोल्टरगाइस्ट जैसी चीज से होता है तो तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक असली रेत से निपटने की संभावना पर विचार करना होगा। लूमियन ने ध्यान से सुना और विचार करने के बाद कहा, क्या ज़ॉम्बीज और रेत्स के खिलाफ आत्मा स्पिरिट को निशाना बनाने वाले हमले ज्यादा प्रभावी होते हैं? हाँ, मैं सन डोमेन की काबिलियत की सलाह देती हूँ, फ्रैंका ने हंसते हुए कहा। हालांकि मेरा सुझाव है कि ऐसे दुश्मन का सामना होने पर अगर भाग सको तो भाग जाओ। अगर नहीं भाग सकते तो जल्दी से मदद मांगो। लूमियन को कभी मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। उसने अपनी सहमति जताते हुए एक नया विचार पेश किया। वे सभी इंडल्जेंस गुट के सदस्य हैं। क्या उनसे निपटने के लिए इच्छाओं को प्रभावित करने वाली काबिलियत का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? अगर ऐसा होता तो शैडो ब्रांड से बनी जादुई चीज काम आ सकती थी। लूमियन ने अभी तक मैडम मैजिशियन से संपर्क नहीं किया था। उसने सोचा कि वो शैडो ब्रांड से मेल खाने वाले डोमेन के बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का फैसला करने से पहले मिस्टर के इनाम का इंतजार करेगा। थ्योरी में तो हाँ, लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है, फ्रैंका ने उसे चेतावनी दी। रोज स्कूल ऑफ थॉट पर चर्चा करने के बाद जेना ने बताया कि कैसे उसे एक मुखबिर इन्फॉर्मेंट के रूप में भर्ती किया गया और उसने डीप वैली क्लॉइस्टर के बारे में जानकारी दी। फ्रैंका उसके लिए सच में खुश थी। यह सही है। इस तरह तुम्हारे पास संसाधनों का एक पक्का सोर्स होगा, लेकिन अधिकारी मुख्य चीजों की आइटम्स को लेकर बहुत सख्त होते हैं। तुम उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। लूमियन ने उम्मीद नहीं की थी कि वैलेंटाइन भी मार्केट डिस्ट्रिक्ट में होगा। वो जरूरी वेशभूषा डिस्गाइज की कमी को लेकर चिंतित था। मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का इस्तेमाल केवल संकट के समय ही किया जा सकता था। कुछ सोचकर उसने जिन्ना से कहा, एक प्यूरिफायर के सामने इटर्नल ब्लेजिंग सन के प्रति अपनी भक्ति दिखाना तुम्हें अप्रत्याशित फायदे दिलाएगा। तुम काफी अनुभवी लगते हो। जेना की नजरें इधर इधर घूमी। उसे लगा कि सीएल के पास कई राज हैं। डॉट 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 3 रू डे ब्लाउजेस ब्लॉन्च से निकलकर लुमियन टहलते हुए साल डे बालब्रीज वापस चला गया। वो जितना ज्यादा गुप्त संस्थाओं के बारे में जान रहा था, उतना ही उसे रहस्यवाद मिस्टिसिज्म के बारे में अपनी जानकारी की कमी का एहसास हो रहा था। लूमियन ने एब्सिंथ का एक गिलास पिया और अपने ऑफिस में जम गया। जैसे ही वो बैठने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढने वाला था, तारों की रोशनी निकलने लगी, जिससे एक चकाचौंध करने वाला और स्वप्निल दरवाजा बन गया। दरवाजा खुला और मैडम मैजिशियन बाहर निकली। आज उन्होंने बेज शर्ट, भूरे पीले रंग की ड्रेस और गहरे भूरे रंग के लेदर के जूते पहने थे। क्या बात है? लूमियन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैडम मैजिशियन मुस्कुराई और बोली, जिस दोस्त का मैंने पहले जिक्र किया था, वो जो तुम्हें सांकेतिक तत्वों, सिंबॉलिक एलिमेंट्स को समझने में मदद कर सकता है, उसने अपना हालिया काम खत्म कर लिया है और वो छोटी छुट्टियों पर है। मैं तुम्हें अभी उसके पास ले जाऊंगी। लूमियन ने असामान्य उत्साह के साथ जवाब दिया। ठीक है। चैप्टर 299 इंटरप्रिटेशन। लूमियन बेसब्री से ड्रीम सिंबल्स के इंटरप्रेट होने का इंतजार कर रहा था, ताकि पादरे गुयूम बेनेट से मिलने से पहले उसे पर्याप्त सुराग मिल सकें। तभी वो अपने टारगेट से प्रभावी ढंग से पूछताछ कर सकता था। इस बार जब मैडम मैजिशियन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो सैचुरेटेड कलर्स की सामान्य परतें और अजीब जीव गायब थे। इसके बजाय उसे स्टारलाइट की एक लहर महसूस हुई और उसने खुद को एक डिस्टोर्टेड और छिपी हुई अंधेरी सुरंग में पाया। उसकी आत्मा और शरीर अराजकता में लग रहे थे। वो अनिश्चित था कि वो आगे बढ़ रहा था, पीछे हट रहा था, या एक साथ ऊपर और नीचे जा रहा था। यह स्थिति थोड़े समय के लिए रही, लेकिन लूमियन इसकी ड्यूरेशन को सटीक रूप से समझ नहीं सका, जैसे समय अस्थायी रूप से उसकी पकड़ से फिसल गया हो। जब उसे होश आया तो उसे लगभग संदेह हुआ कि वो एक पल पहले साले डी बालब्रिस में था और अगले ही पल वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। उसके सामने एक आदिम जंगल था, जिसकी घनी छतरी ने लगभग आसमान को ढक दिया था। ऊंचे पेड़ों से घिरे एक खुले स्थान में भूरे पीले रंग की हंटर की झोपड़ी खड़ी थी। अंदर जाओ, मैडम मैजिशियन की आवाज गूंजी। हालांकि वो डेमिगॉड को देख नहीं सका। उसके निर्देशों का पालन करते हुए लुमियन आगे बढ़ा, गिरते हुए लीचेस पर पैर रखते हुए और हवा और वनस्पतियों में नाचते हुए, जहरीले कीड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए। वो हंटर की झोपड़ी तक पहुंचा और बिना कुंडी वाले लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर दीवारों पर बुकशेल्फ्स की कतारें लगी थीं और केंद्र में एक लकड़ी की मेज थी, जो बाहर के आदिम जंगल की तुलना में एक अलग दुनिया में लग रही थी। मेज के पीछे एक आकृति बैठी थी, जिसने सफेद शर्ट और खुला काला कोट पहना था, जो घनी धुंध के कारण कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। लूमियन मुश्किल से कपड़े, चेहरे के फीचर्स और व्यक्ति के जेंडर को पहचान सका, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं।
बैठो। वो आकृति थोड़ी मैग्नेटिक और ईथरियल आवाज में बोली। नमस्ते। लुमियन ने बैठने से पहले विनम्रता से झुककर अभिवादन किया। क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? उस आकृति ने एक पल के लिए विचार किया और उत्तर दिया, मुझे एक कवि के रूप में सोचो। कवि? लुमियन इस कोड नेम के महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने सम्मान दिखाने का फैसला किया। नमस्ते मिस्टर पोएट। कवि ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैजिशियन ने मेरे साथ पूरे सपने और उससे संबंधित जानकारी पहले ही साझा कर दी है, लेकिन मैं फिर भी इसे विस्तार से सुनना चाहूंगा। उसे सीधे मैजिशियन कहकर संबोधित करना। क्या वो भी टैरो क्लब का सदस्य है? मेजर अरकाना कार्ड का होल्डर? लुमियन ने एक अंदाजे के साथ अपने सामने बैठे कवि का जायजा लिया। घने धुंध की रूपरेखा में उसे एक स्पष्ट प्रभाव मिला। उसके काले बाल सामान्य से अधिक लंबे थे, जो उसे एक कलात्मक रूप दे रहे थे। उसकी आंखें पन्ना हरी थीं, बल्कि मंत्रमुग्ध करने वाली। उसका चेहरा पतला था और मुद्रा रिलैक्स्ड थी। इन तत्वों के कॉम्बिनेशन और घनी धुंध ने कवि को ऐसा बना दिया जैसे वो किसी सपने से उभरा हो। ठीक है, लुमियन ने जवाब दिया। उसने कोर्डू के डरावने सपने को सुनाया, जिसमें खंडहरों में मिले विभिन्न निशानों और पिछले महीने के दौरान उसके द्वारा एकत्रित की गई भारी मात्रा में जानकारी को शामिल किया गया। पहले की तुलना में इन मामलों को याद करने से उसकी भावनाएं अभी भी उत्तेजित थीं, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने केवल एक गहरी सांस ली। जैसे ही वो बोला, लुमियन ने कवि को देखा, जो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था, अपने हाथों को अपनी छाती और पेट के बीच पकड़े हुए था। कवि की हरी आंखें पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थीं। अगले ही सेकंड, लुमियन ने अजीब कीड़ों को दूसरी पार्टी के आई सॉकेट्स के अंदर और बाहर रेंगते हुए देखा। कीड़े ट्रांसलूसेंसी और ओपेकनेस के बीच स्विच कर रहे थे, जैसे कि उनकी पीठ पर छल्ले हों। ऐसे दृश्य ने लुमियन को लगभग अपनी कहानी जारी रखना भूलने पर मजबूर कर दिया। ये सुपरवाइजर ओल्सन द्वारा बनाए गए बिना सिर वाले मॉन्स्टर का सामना करने जैसा था। वो हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने खुद को संभाला और अपनी आंखों में रेंगने वाले अजीब कीड़ों को अनदेखा करने के लिए खुद को मजबूर किया, जो वो सब कुछ व्यक्त कर रहे थे जो वो कहना चाहता था। उसके शब्द बंद होने के बाद कवि जारी रखने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। ये वास्तव में प्रतीकात्मक अर्थ से भरा एक सपना है। चलिए, सबसे सरल हिस्से से शुरू करते हैं। कब्र में मृत वॉरलॉक। क्या ये औरोर के इनएविटेबिलिटी की ब्लेस्ड बनने और अंततः मरने का प्रतीक नहीं है? लुमियन ये सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, कवि ने उसके विचारों को समझ लिया और समझाने की पहल की। ये एक विशिष्ट डुअल स्ट्रक्चर सिंबल है। दूसरे शब्दों में इसमें अर्थ की दो परतें हैं। पहली परत वॉरलॉक के बारे में है, जो इनएविटेबिलिटी की शक्ति या यूं कहें कि करप्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और ये टर्मीबोरोस के लिए भी खड़ा है। ताबूत मृत्यु की अवधारणा की तरह है। दोनों इनएविटेबिलिटी की शक्ति को सील करने और उसकी जीवन शक्ति के नुकसान का प्रतीक है। कब्र खुद सील का प्रतिनिधित्व करती है। सपने में हम देख सकते हैं कि वॉरलॉक वास्तव में मर चुका है और उसने कभी कब्र नहीं छोड़ी है। ये आपके शरीर पर सीलबंद स्थिति के अनुरूप है। आपकी बहन औरोर को भी इस घटना में इनएविटेबिलिटी से कुछ वरदान मिला था। उसके लीडर्स में से एक होने का संदेह है, जो एक निश्चित सीमा तक इनएविटेबिलिटी की शक्ति को मूर्त रूप देती है। साथ ही वो पहले से ही मर चुकी है, इसलिए वॉरलॉक का मामला दूसरे प्रतीकात्मक अर्थ को ग्रहण करता है। प्रतीकवाद की ये दो परतें इनएविटेबिलिटी की कोर पावर के माध्यम से एक दूसरे पर आरोपित हैं, जो इंटरप्रेटर्स के लिए उनमें से एक को अनदेखा करना आसान बना सकती हैं। तो ऐसा ही है। लुमियन का दिल डूब गया, क्योंकि वो धीरे धीरे कवि की बातों से कायल हो गया। दूसरे दृष्टिकोण से अब वो वॉरलॉक लीजेंड के सार को समझ गया था। कवि अपनी बैठने की मुद्रा में रहा और अब उसकी आई सॉकेट्स में कोई अजीब कीड़ा अंदर या बाहर नहीं रेंग रहा था। अब जब हमने मृत वॉरलॉक के पूरे प्रतीकवाद को सुलझा लिया है, तो उल्लू और दूसरे आपके लिए एक प्रारंभिक उत्तर है। दूसरा, आप करप्शन के कारण आपके म्यूटेटेड व्यक्तित्व और अपने विचारों को प्रभावित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के टर्मीबोरोस के प्रयास दोनों का प्रतीक है। यदि हमारे पास केवल पहला प्रतीक होता, तो दूसरा आप शायद कब्र छोड़ने में सक्षम नहीं होता। यह तथ्य कि उल्लू मृत वॉरलॉक की कब्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है, इसका मतलब है कि यह कुछ हद तक सील को बाईपास कर सकता है। इसने कुछ विशेषताएं भी प्रदर्शित की। आपके परिवर्तनों की निगरानी करना, महत्वपूर्ण क्षणों में दिखाई न देना और मृत वॉरलॉक की रक्षा करना। मृत वॉरलॉक के प्रतीकात्मक अर्थ की हमारी व्याख्या के आधार पर उल्लू इनएविटेबिलिटी के एक और ब्लेस्ड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे आपकी स्थिति की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। मृत वॉरलॉक के प्रति इसका रवैया काफी अस्पष्ट है। इसने वह सुरक्षात्मक व्यवहार नहीं दिखाया जो इसे दिखाना चाहिए था, और न ही इसने एंजल के डिसेंट के साथ अंतिम अनुष्ठान के दौरान सहायता की।
सील को बाईपास करना बताता है कि ये बाहरी दुनिया में है और किसी तरह टर्मी बोरोस के साथ संवाद कर रहा होगा। मैं अभी इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। आपको अन्य संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सफरर का प्रतीक उल्लू निकला। मुझे लगा कि ये दूसरा मैं या और थी। लुमियन ने राहत की सांस ली, लेकिन निराशा की भावना भी महसूस की। कवि के भाषण में क्षणिक ठहराव के दौरान उसने एक प्रश्न पूछने का अवसर पकड़ा। भूमिगत वेदी मौजूद है, लेकिन सपने में सफरर ऑरा किसका प्रतीक है? पहली परत वहां इनेविटेबिलिटी की शक्ति की पिछली उपस्थिति का प्रतीक है, लेकिन केवल इसी परत पर। यह संभावना नहीं है कि प्रतीकात्मक तत्व सफरर ऑरा का रूप लेंगे। कवि को इंटरप्रेट करने में एक पल लगा। रही बात दूसरी परत की, यदि उल्लू इनेविटेबिलिटी का ब्लेस्ड, जो आप पर नजर रखता है, पहले से ही एक सफरर है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता कि दूसरे इनेविटेबिलिटी की वेदी के संपर्क में आए। यह इनेविटेबिलिटी की शक्ति का भी प्रतीक है। इसके अलावा हमने देखा कि उस समय आपको सबसे कम नुकसान हुआ था। ये बताता है कि सफरर आपको मारने के लिए तैयार नहीं है। ये कुछ हद तक आपकी रक्षा भी कर सकता है। ये काफी हद तक उस साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के समान है जो आपने ट्रायर के मार्केट डिस्ट्रिक्ट में अनुभव किया था। तो शुरू से ही वो व्यक्ति टर्मी बोरोस पर नजर गड़ाए हुए था। बेशक उसके इरादों के पूरी तरह से प्रकट होने से पहले वो कुछ करने के लिए टर्मी बोरोस के साथ सहयोग करेगा। टर्मी बोरोस ने मुझे कई बार प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या यही कारण हो सकता है? लुमियन अपनी छाती में सीलबंद इनेविटेबिलिटी एंजल के साथ सहानुभूति व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। कवि ने जारी रखा, मुझे संदेह है कि वहां एक तीसरी प्रतीकात्मक परत है। ये कोर्डू में एक सच्चे सफरर का प्रतिनिधित्व करती है, एक ऐसा सफरर जो बियॉन्डर स्तर पर नहीं है। एक सच्चा सफरर। लुमियन के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने कई कनेक्शन बनाए, लेकिन सही उत्तर नहीं ढूंढ सका। कवि इस बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था, इसलिए उसने और विस्तार से नहीं बताया। इसके बजाय उसने उस प्रतीक की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित किया जिसके बारे में लुमियन सबसे अधिक चिंतित था। छिपकली जैसा एल्फ वास्तव में मौजूद है या नहीं, सपने में इसका प्रतीकात्मक महत्व काफी स्पष्ट है। सबसे पहले, ये कब्रिस्तान के लिए तड़प और कब्रों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये वास्तव में मृत वॉरलॉक की कब्र में प्रवेश नहीं करता है। ये इनेविटेबिलिटी की शक्ति से जुड़े एक अन्य गुट के साथ इसकी संबद्धता का प्रतीक है, फिर भी बिल्कुल वैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह इनेविटेबिलिटी से संबंधित कुछ खोजने और प्राप्त करने के लिए इस कनेक्शन का उपयोग कर रहा है। एक और गुट। लुमियन को ट्री ऑफ शैडो घटना के दौरान मौजूद डाइफनस छिपकली याद आई। कवि और सीधा होकर बैठ गया। दूसरा, ये छिपे हुए करप्शन और बेहोश परिवर्तनों का प्रतीक है। पूरे सपने में केवल दो व्यक्तियों के मुंह से छिपकली जैसा एल्फ बाहर निकला था। एक आपकी बहन औरोर थी और दूसरा डिप्टी पादरे मिशेल गैरिग्यू था। असलियत में आपको उसके बारे में क्या याद है? लुमियन ने एक पल के लिए विचार किया और उत्तर दिया, वो सपने के समान ही है, लेकिन उतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं। वो इटर्नल ब्लेजिंग सन का एक समर्पित अनुयायी है। जब गुयुम बेनेट ने उसे दरकिनार कर दिया, तो वो उपदेश देने और स्वीकारोक्ति सुनने पर अड़ गया। बाद में उसका व्यवहार और अधिक स्पष्ट हो गया, वो अन्य सभी मामलों की उपेक्षा करने लगा। अचानक लुमियन चौंक गया। उसने औरोर के बारे में सोचा, सपने का दूसरा व्यक्ति जिसके मुंह से छिपकली जैसा एल्फ निकला था। क्या उसने भी हेला से मदद मांगने में लापरवाही नहीं की थी? मिस्टर पोएट ने सिर हिलाया। आपकी बहन औरोर ने भी इसी तरह का व्यवहार दिखाया होगा। तीसरा, छिपकली जैसे एल्फ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया गुट या देवता इनेविटेबिलिटी के एंजल को उतरते हुए नहीं देखना चाहता। ये एक सेबोटूर की भूमिका का प्रतीक है। लुमियन के भ्रम को देखते हुए कवि ने जारी रखा, यदि वह व्यक्ति नहीं होता जिसके मुंह से छिपकली जैसा एल्फ निकल रहा था, जिसने आपको बेहोश किया, आपको अंतिम बलि स्थल पर लाया और आपको एक वेसल में बदल दिया, तो डिसेंट रिचुअल सफल हो सकता था। इस पर विचार करें। रिचुअल के दौरान यदि आपकी जगह औरोर के सामने कोई और खड़ा होता, तो क्या उसे स्पष्टता का एक क्षण मिलता और वो उसे वेदी से धक्का दे देती? चैप्टर 300 अनदर सिंबल। मिस्टर पोइट का सवाल सुनकर लुमियन दंग रह गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और उसके दिमाग में बर्फीली खंजर की तरह चुभ गई। चाहे वो औरोर थी जिसने उसे सपने में बेहोश किया था और सैक्रिफिशियल ग्राउंड्स तक ले गई थी, या डिप्टी पादरे मिशेल गैरिग्यू था जिसने हकीकत में ऐसा किया था, वे सभी गुप्त रूप से छिपकली जैसे एल्फ द्वारा करप्ट हो चुके थे, जैसा कि उनके मुंह से बाहर रेंगते हुए उन जीवों से स्पष्ट था। यदि लुमियन वेसल नहीं बनता, उसे वेदी पर मजबूर नहीं किया जाता और वो औरोर के सामने खड़ा नहीं होता, तो टर्मी बोरोस का डिसेंट रिचुअल सफल हो सकता था। औरोर ने वेसल को वेदी से बाहर नहीं धकेला होता, रिचुअल बर्बाद नहीं होता और लुमियन का मिस्टर फूल मार्क एक्टिवेट नहीं हुआ होता।
इस एहसास ने लुमियन के दिमाग को अराजकता में डाल दिया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि रिचुअल की सेबोटाज के पीछे वो छिपकली जैसा एल्फ था। उन्होंने कपटपूर्ण तरीके से औरोर और डिप्टी पादरे को करप्ट कर दिया था, जिससे वे महत्वपूर्ण मामलों के प्रति अंधे हो गए और खुद को बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया। वो क्या चाहता है? उसका असली मकसद क्या है? लुमियन ने दर्द महसूस करते हुए पूछा। धुंध में छिपी कवि की आवाज ने शांति से उत्तर दिया, मैं केवल आपके सपने के एलिमेंट्स के प्रतीकात्मक अर्थ की व्याख्या कर रहा हूं। मैं सच्चाई को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ अटकलें लगा सकता हूं। छिपकली जैसे एल्फ द्वारा रिप्रेजेंट किया गया गुड इनएविटेबिलिटी के विश्वासियों के बड़े पैमाने पर बलिदान का उपयोग किसी छिपे हुए उद्देश्य के लिए एक एंजल को बुलाने के लिए करना चाहता है। हालांकि वे नहीं चाहते कि टर्मिबोरोस वास्तव में इस धरती पर उतरे। उनके और इनएविटेबिलिटी के रूप में जानी जाने वाली सत्ता के बीच संघर्ष होना चाहिए। लुमियन ने सिर हिलाया। इसे सबसे तार्किक स्पष्टीकरण पाया। वो अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उनके पास क्या छिपे हुए मकसद हैं? ये आपकी बाद की जांच के रास्तों में से एक है, कवि ने मुस्कुराहट के साथ कहा। डिक्रिप्शन दिव्य ज्ञान या भविष्यवाणी नहीं है। आपको डिडक्शन के लिए पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता है। आप बेतुके अंदाजे नहीं लगा सकते। लुमियन ने थोड़ा सिर हिलाया। पादरे गुयूम बेनेट को पकड़ने के लिए उत्सुक था। कवि लकड़ी की मेज पर अपनी कोहनी टिकाकर आगे की ओर झुका, हाथ अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। मैंने पहले ही अधिक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक एलिमेंट्स को डिकोड कर दिया है। अब केवल एक ही बचा है। आपका सपना खुद एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। सपना खुद? लुमियन ने कुछ सेकंड के लिए विचार किया, लेकिन विशिष्ट प्रतीकवाद को समझ नहीं सका। कवि की आवाज गहरी हो गई। अब वो असामान्य रूप से ईथरियल नहीं बल्कि अधिक मैग्नेटिक थी। ये सुरक्षा का प्रतीक है। उस समय तीव्र भावनात्मक उथल पुथल के कारण आपका दिमाग टूटने की कगार पर था और आप गहरी नींद में गिर गए। यदि वास्तविकता के सपने द्वारा लाई गई सांत्वना और आशा नहीं होती, तो शायद आप पूरी तरह से टूट गए होते। अपनी आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर आप अपनी मृत्यु तक तर्कहीन रूप से कार्य करते। इसके अलावा हम पुष्टि कर सकते हैं कि आपके पास वास्तविकता का सपना पैदा करने की क्षमता नहीं है, और न ही आप जांचकर्ताओं को उस सपने में खींच सकते हैं। सीलबन टर्मिबोरोस भी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, वास्तविकता का सपना बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम है। हम इनएविटेबिलिटी पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की विशिष्ट क्षमताओं को समझ नहीं पाए हैं। हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि ये उल्लू द्वारा प्रतीकित इनएविटेबिलिटी ब्लेस्ड द्वारा किया गया था, या ये अन्य गुटों द्वारा प्रभावित था। पिछली व्याख्या और वास्तविकता की स्थिति को देखते हुए उन सभी के पास पर्याप्त मकसद हैं। संक्षेप में, इनएविटेबिलिटी के रूप में जानी जाने वाली सत्ता के अलावा कोई भी नहीं चाहता कि टर्मिबोरोस वास्तव में इस धरती पर उतरे। लुमियन को तुरंत कोर्डू के खंडहरों में खून के रंग की पहाड़ की चोटी के आसपास का क्षेत्र याद आया, जिसने नींद को प्रेरित किया था। इससे पहले कि वह इस विषय को उठा पाता, कवि ने आगे कहा, यह देखते हुए कि जो क्षेत्र दूसरों को सोने के लिए मजबूर करता है वह सैक्रिफिशियल ग्राउंड के आसपास है, न कि उस घर के जहां आप सोते हैं, मैं यह मानने की ओर झुका हुआ हूं कि यह अन्य गुटों द्वारा प्रभावित है। उनका मुख्य उद्देश्य रिचुअल को बाधित करना है और आपको शांत करना बस उसके साथ आता है। यदि ये उल्लू द्वारा प्रतीकित इनएविटेबिलिटी ब्लेस्ड द्वारा किया गया होता, तो असामान्य क्षेत्र का स्थान बिल्कुल विपरीत होता। छिपकली जैसे एल्फ द्वारा रिप्रेजेंट गुट ने यह किया, या किसी और ने? क्या कोई और गुट है? जितना अधिक लुमियन ने स्थिति को समझा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि कोर्डू आपदा की सच्चाई उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल थी। वो चुप हो गया, बोलने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक क्षण लिया। एडमिनिस्ट्रेटर के महल में खाली बेबी पालने का क्या महत्व है? कवि ने विचार करने के लिए कुछ सेकंड लिए और फिर उत्तर दिया, ये एक मामूली प्रतीक है। यह ग्रेट मदर के बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि बच्चे ने मैडम पुआलिस द्वारा छिपाए गए एक अन्य रक्त संबंधी बेटे की मदद से अंतिम सैक्रिफिशियल रिचुअल के दौरान गुप्त रूप से हमारी दुनिया में प्रवेश किया होगा। फिर वो बिना किसी का ध्यान खींचे कोर्डू से निकल गया, पीछे खाली पालना छोड़ गया। ग्रेट मदर की संतान, लुमियन ने खुद से कहा, यह महसूस करते हुए कि स्थिति की गंभीरता टर्मिबोरोस के डिसेंट के बराबर थी। इनएविटेबिलिटी के गुट ने एक महत्वपूर्ण जोखिम उठाया था और लगभग 1 साल तक अथक परिश्रम किया था, यह सब एक सीलबंद एंजल प्राप्त करने के लिए। अंततः इसने ग्रेट मदर के उद्देश्य को पूरा किया। उन विचारों के साथ लुमियन ने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। टैरो क्लब और चर्च ऑफ द फूल के संत और एंजल्स निस्संदेह इस मामले को संभालेंगे। यह उसके जैसे किसी व्यक्ति की चिंताओं से परे था, जो केवल एक सीक्वेंस साथ था।
इसके अलावा ये मुद्दा मुख्य रूप से सैक्रिफिशियल रिचुअल के इर्द गिर्द घूमता था और कोर्डू आपदा के पीछे की सच्चाई से इसका कम ही लेना देना था। लुमियन का मुख्य ध्यान पादरे गुयूम बेनेट को ट्रैक करने और पकड़ने पर था। फिर उसने पूछा, पूरा कोर्डू गांव नष्ट क्यों हो गया, जबकि केवल मेरा घर ही साबुत रहा? कवि ने एक पल के लिए विचार किया और उत्तर दिया, मेरा मानना है कि ये औरोर की पुरानी यादों, अनिच्छा और पछतावे का प्रतीक है। रिचुअल के बाद उसे कुछ स्पष्टता वापस मिलनी चाहिए थी। ग्रामीणों के मांस और खून के मिलन के बीच उसने सहज रूप से उस इमारत की रक्षा की जो उसके सुंदर पिछले जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। बेशक ये संभव है कि उसने रिचुअल में हस्तक्षेप करने वाली अन्य शक्तियों का भी लाभ उठाया हो। पुरानी यादें, अनिच्छा, अतीत का सुंदर जीवन। लुमियन चुप हो गया, विचारों में खो गया। ये देखकर कवि ने अपने हाथ खोल दिए और कहा, मैंने आपके सपने के सभी प्रतीकात्मक तत्वों को सुलझा लिया है। धन्यवाद मिस्टर पोएट। लुमियन खड़ा हो गया और चर्च ऑफ द फूल के रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और थोड़ा झुका। एक पल के लिए उसका दिमाग भटक गया। कवि, लकड़ी की मेज, आसपास के बुक शेल्व्स, दीवारों, बाहर के आदिम जंगल और सभी प्रकार के कीड़ों को एक सपने की तरह गायब होते हुए और गहरे अंधेरे में लौटते हुए देखा। एक पल में अंधेरा गायब हो गया और लुमियन ने खुद को एक मार्केट प्लेस के किनारे खड़ा पाया। दूरी पर गहरी काली या मिट्टी के पीले रंग की बेल टावरों और शिखरों वाली सफेद इमारतें थीं। पास ही बादलों की तरह तंबू और गायों, भेड़ों और घोड़ों के झुंड बिखरे हुए थे। बाजार से गुजरने वाले अधिकांश लोगों की त्वचा गहरी काली थी, जैसे कि वे हर दिन सूरज के संपर्क में रहते हों। उनमें से पुरुष फेल्ट हैट्स और गहरे लाल या आसमानी नीले रंग के गाउन पहनते थे, जबकि महिलाएं रंगीन मल्टी लेयर्ड गाउन पहनती थीं। एक ठंडी हवा चली जब लुमियन ने दूर बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटी को देखा। क्षण भर के लिए अपने विचारों में खो गया। कवि के साथ उसकी बातचीत और उसने अभी जो अनुभव किया था वो एक जीवंत सपने जैसा लगा। नहीं, ये एक सपना ही था। यही कारण था कि वो मिस्टर पोएट को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं सपना देख रहा था। सपना कब शुरू हुआ? ये कोर्डू के खंडहरों में आए सपने के समान ही डरावना लगा। क्या ये हो सकता है कि मिस्टर पोएट के दिव्य मार्ग में दूसरों को जीवंत सपने दिखाने की शक्ति हो? और क्या खून के रंग के पहाड़ के आसपास का असामान्य क्षेत्र समान क्षमताओं से संबंधित हो सकता है? लुमियन पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में कई विचार कौंधने लगे। तभी मैडम मैजिशियन उसके सामने दिखाई दी, जिन्होंने बेज शर्ट, भूरे पीले रंग की ड्रेस और गहरे भूरे रंग के लेदर के जूते पहने थे। क्या तुम अब साले डी बालब्रिस वापस जाना चाहते हो? मेजर अरकाना कार्ड होल्डर ने पूछा। लुमियन ने सहजता से पूछा, हम कहाँ हैं? मैडम मैजिशियन ने नीले आकाश और सफेद बादलों की ओर देखा और उत्तर दिया, हम स्टार हाईलैंड्स के रापुस में हैं, जो कभी हाईलैंड्स किंगडम का एक महत्वपूर्ण शहर था, जिसे सिटी ऑफ वाइट के रूप में भी जाना जाता है। स्टार हाईलैंड्स? लुमियन को रोज स्कूल ऑफ थॉट याद आया और उसने वेयरवुल्फ हमले और गार्डनर मार्टिन की व्यवस्था के बारे में मैडम मैजिशियन को बताया। अंत में उसने पूछा, क्या रोज स्कूल ऑफ थॉट ने ट्री ऑफ शैडो के कारण मार्केट डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश किया था? और क्या उन्होंने ब्लिस सोसाइटी से मेरे बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा नहीं की थी? मैडम मैजिशियन मुस्कुराई। तुम्हें ये सवाल पहले पूछने चाहिए थे। जिस सज्जन ने तुम्हें ड्रीम सिंबल्स को समझने में मदद की, वे रोज स्कूल ऑफ थॉट से निपटने में विशेषज्ञ हैं। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी ओर से उनसे पूछती हूँ। उसके साथ वो लुमियन के सामने गायब हो गई। कुछ मिनटों बाद वो उसी स्थिति में फिर से प्रकट हुई। बाजार से गुजरने वाले लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया। मैडम मैजिशियन ने लुमियन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उन सज्जन के अनुभव के आधार पर, हालांकि मदर ट्री ऑफ डिजायर और उसकी पूजा करने वाले संगठन स्पष्ट उद्देश्य, पर्याप्त निर्णय लेने की क्षमता, भविष्य की सटीक दूरदर्शिता और उच्च स्तर पर और मैक्रो स्तर पर उत्कृष्ट योजना दिखाते हैं, जब विशिष्ट घटनाओं की बात आती है तो वे अक्सर अराजक, अव्यवस्थित और पागल लगते हैं। ये खुद ईविल गॉड की प्रकृति को दर्शाता है। सरल शब्दों में, मदर ट्री ऑफ डिजायर की पूजा करने वाले संगठन अच्छी तरह से सहयोग या संवाद नहीं करते हैं। वे कभी कभी अनिश्चित और अप्रत्याशित रूप से कार्य करते हैं। ये एक सामान्य स्थिति है। हालांकि पिछले 1 या 2 वर्षों में उन सज्जन ने इन संगठनों के बीच कुछ शुरुआती सहयोग देखा है। डेविल फैमिलीज के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल हैं। डेविल फैमिलीज? लुमियन ने कभी ऐसा शब्द नहीं सुना था। मैडम मैजिशियन ने सहजता से समझाया, वे परिवार जो डेविल पाथवे, क्रिमिनल पाथवे को नियंत्रित करते हैं। उनमें से कुछ मदर ट्री ऑफ डिजायर की पूजा करने के संकेत दिखाते हैं।